स्कूल से निकले हम ये नहीं पूछते कि तू इंजीनियर बना कि डॉक्टर बना, क्योंकि स्कूल का काम ही था ही नहीं। लेकिन वहीं कॉलेज का क्या काम है? कॉलेज में आप स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए भेजते हो कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल बाद यू शुड मस्ट बिहेव लाइक एन इंजीनियर। अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो यू मस्ट बिहेव लाइक एन डॉक्टर। सेम घर में पढ़ाई कर रहे हैं, सेम बच्चे, सेम एज के, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ दिमाग का क्या पावर हुआ कि वही बच्चा 91 आ रहा है और वही एक दूसरा बच्चा 86 ला रहा है। और हम एज अ पेरेंट, एज अ टीचर क्या बोलते हैं, ऑनेस्टली क्या बोलते हैं कि मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। और हमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। और अगले दिन पेपर में आता है 99% मार्क्स आए और उनकी आप फोटो छाप रहे हो। सच में मार्क्स से फर्क पड़ता है। पूरे 365 दिन तैयारी की, एग्जाम में गए, क्वेश्चन देखा और जैसे ही क्वेश्चन देखा ओवर एक्साइटमेंट सब आता है या स्ट्रेस, यार ये तो कुछ भी नहीं आता। सो सही एज क्या है कोई भी चीज सिखाने का? अगर आपको लैंग्वेज सिखानी है ना तो बिफोर 10 सिखा दो। जर्मन, स्पेनिश, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, वॉट एवर यू वांट टू। अब नेम के बाद जो मर्जी कर लो आप। अप टू 6 years और 6 to 12, 2 ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बिलियन न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं एक सिंगल लैंग्वेज से। आपने कभी बच्चों को देखा है जब बच्चे 2-3 साल के होते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग वो पेंसिल या क्रेयॉन्स उठाते हैं। उसके बाद फिर एक पेरेंट आता है बीच में, लेफ्ट से मत लिख, राइट से लिख। जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हुए हैं, विराट कोहली से लेके माइकल फिलिप्स से लेके माइकल जॉर्डन से लेके, आप किसी की भी आप बायोग्राफी पढ़ लीजिए, वो पहले विजुलाइज करके जाते थे मैच को। हमारे दिमाग में ना डाल दिया गया है पैसा कमाना है तो परिवार छोड़ना पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी ने परिवार छोड़ दिया था क्या? मुकेश अंबानी ने परिवार छोड़ दिया, अडानी ने परिवार छोड़ दिया। ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के 3 टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? पेन बहुत सिंपल है सर, ब्रेन को काम पे लगाओ ना, वो फ्री नहीं बैठ सकता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन्स कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से फ्रेंडशिप करता है और जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर ब्रेन को अनफोल्ड करना शुरू करें तो उसकी लेंथ इतनी बढ़ जाएगी, शायद बुर्ज खलीफा से ज्यादा उसकी लेंथ है। तो इतने पावरफुल ब्रेन है। एक कहावत है, सच कड़वा, ये तो कैसे कुछ कड़वा नहीं। तुम गधे हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, प्यार से बोलो, कोई कड़वा नहीं होता। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विकास सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं बहुत थ्रिल्ड महसूस कर रहा हूँ कि एक बार फिर आपसे पॉडकास्ट करने का मौका मिला और मुझे दोबारा मौका मिला आपसे मिलने का और यहाँ आकर मिलने का तो और भी मजा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आज के पॉडकास्ट पे सिर्फ पॉडकास्ट नहीं होना चाहिए, आज के पॉडकास्ट में एक वर्कशॉप होना चाहिए। वर्कशॉप कंप्लीट पैकेज उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि यार मैं काश ऐसा होता तो मैं कुछ और अच्छा करता, काश अगर मैं पहले करता तो और अच्छा करता। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करना चाहूँगा। थॉमस एडिसन आप सब जानते हैं, एक छोटा सा लड़का बचपन में मेंटली सिक फील करता है, जिसे टीचर्स ये बोल के स्कूल से निकाल देते हैं कि भाई तुझसे ना होगा। उसे करार दिया जाता है कि भाई ये मेंटली सिक है, मेंटली वीक है, पढ़ाई में बहुत पीछे है। और उसकी माँ ने ये फैसला किया कि भाई स्कूल से कुछ ना होता है, घर पे होम ट्यूशन देंगे, होम स्कूलिंग कराएंगे। और उसकी माँ ने होम स्कूलिंग कराया और वही लड़का बड़ा होके थॉमस एडिसन बनता है, जो कि बल्ब का आविष्कार करता है। ऐसे बहुत से लड़के हैं, जैसे तारे ज़मीन पर, जिसमें ईशान अवस्थी जो कि मेंटली सिक, उसे भी करार दिया जाता है। क्योंकि वो मार्क्स नहीं अचीव कर पाता। क्यों नहीं अचीव कर पाता? क्योंकि वो किसी और चीज़ में अव्वल है, किसी और चीज़ में अच्छा कर पाता है, लेकिन उसका मार्क्स की वजह से उसके साथ बड़ा ही अन्याय होता है। और बाद में पता चलता है अरे ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो उसने डिफरेंट ही एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया। ऐसे बहुत से लड़के हैं। आज मुझे आपका पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, पूरा एक वर्कशॉप चाहिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सबको एक पावरफुल पैकेज मिल पाए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए।
सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। तो आपने बोला कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में या जीवन में काश आ जाता है, तो आज हम काश नहीं विकास की बात करते हैं, क्या ग्रोथ बात की है। बात करते हैं। जी, वो तो आप ही हैं विकास ना गुरु सर। वो तो सर आपका ऑरा भी बोल रहा है। सर मैं कई बार सोचता हूँ, कई बार ब्रेन भगवान ने दिया है, ये इकलौता ऑर्गन ऐसा है भाई, जैसे मेरे को अगर मसल्स बनानी है तो उसकी एक लिमिट है भाई, मैं कितने इंच कर लूंगा इसको। चेस्ट बनानी तो कितने, इसकी एक लिमिट है बिल्कुल। लेकिन एक दिमाग ही ऐसा क्यों बोला जाता है कि जिसकी इन्फिनाइट पावर है। इन्फिनाइट मतलब जिसकी अनंत पावर है। और फिर कहीं एक थॉमस एडिसन जैसे बच्चे होते हैं जिन पे लेबल लग जाता है कि मंदबुद्धि हैं। फिर एक ईशान अवस्थी जैसे बच्चे होते हैं जिनको लग जाता है डिसलेक्सिया है, पता नहीं है या नहीं है। क्योंकि उस पिक्चर के बाद हमारे पास बहुत सारे केसेस आए कि सर हमारा बच्चा भी बी को डी पढ़ता है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देता है, माइनस की जगह डिवाइड कर देता है, स्पेलिंग गलत लिख देता है। तो डिसलेक्सिया कैसे हो गया ये रियल लाइफ में ऐसे बच्चे आते हैं? बहुत आते हैं। अच्छा, मूवी इसी पे बना है क्योंकि वो रियलिटी में हुआ है। रियलिटी में बहुत सारे ऐसे होंगे। मैं ऑडियंस को भी बोल देता हूँ, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्पेलिंग बहुत कट करते हैं? हाँ। ऐसे कितने बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ लेते हैं, अंदर का फॉन्ट नहीं पढ़ पाते? ऐसे कितने बच्चे हैं जब वो लिखना तो एक वर्ब लिखनी होती है इज, उसकी जगह गलती से आर लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, छोटे छोटे कंफ्यूजन्स। मेरे साथ एक चीज़ होता था कि मैं जब लिखता था तो मैं इरेजर बहुत यूज़ करता था। तो अगर आप इसको और डीप डाउन ले जाएं तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका ऑसिपिटल लोब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी कि आपकी रीडिंग पावर आपको सपोर्ट नहीं कर रही। तो आपको सिर्फ रीडिंग बढ़ानी है, आपको डिसलेक्सिया नहीं है। अच्छा। नाम मत दो। लेबल की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है आपको, जैसे आपके थॉमस एडिसन पे एक लेबल लगा, वो मंदबुद्धि है। वो मंदबुद्धि नहीं था, तुम टीचर्स के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी उसको संभालने की, उसको नर्चर करने की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ कंचन में बैठे सभी बैठे हैं जी, आप एडी को स्कूल भेजते हैं जी, क्यों भेजते हैं? क्या काम है स्कूल का? स्कूल में हम भेजते हैं ताकि वो और बच्चों के साथ वो घुल मिल के और चीज़ों को और अच्छे से ऑब्जर्व करे और उस पर प्रैक्टिकली रिएक्ट करे। इसको मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ। स्कूल का काम क्या है? स्कूल का काम है सर्वांगीण विकास, लेकिन बोलने में बहुत आसान लगता है। सर्वांगीण विकास मतलब 360 डिग्री डेवलपमेंट। इसको और समझे तो मैं स्कूल से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा बच्चा जाए पढ़ना सीखे, मैं स्कूल से एक्सपेक्ट करता हूँ कि लिखना सीखे, मैं स्कूल से एक्सपेक्ट करता हूँ उसको डांस आना चाहिए, उसको म्यूजिक आना चाहिए, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट आना चाहिए, उसको ड्राइंग आनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह बात करे, वो बच्चों के साथ शेयरिंग करे, उसके साथ केयरिंग करे, वो लीडरशिप सीखे, मॉनिटरी सीखे। यानी कि मैं अपने ब्रेन के अगर मैं 5 लेफ्ट में है 5 राइट में, 5 लोब सेल अगर दोनों ब्रेन में है तो पूरे का पूरा विकास हो। क्योंकि जब बच्चा स्कूल से निकले हम ये नहीं पूछते कि तू इंजीनियर बना कि डॉक्टर बना, क्योंकि स्कूल का काम ही था ही नहीं। लेकिन वहीं कॉलेज का क्या काम है? कॉलेज में आप स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए भेजते हो कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल बाद यू शुड मस्ट बिहेव लाइक एन इंजीनियर। अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो यू मस्ट बिहेव लाइक एन डॉक्टर। तब आप ये नहीं बोलते कि तेरे को डांस आया नहीं आया, तुझे पब्लिक स्पीकिंग आई या नहीं आई। तो स्कूल का काम वो है। और जहां पर एक बच्चे की लाइफ में या तो ढंग का पेरेंट आ जाए जैसे थॉमस की लाइफ में है, या फिर ईशान अवस्थी जैसी को कोच मिल जाए, कोई एक व्यक्ति मिल जाए, या तो बहुत अच्छे अवेयर पेरेंट या एक अच्छा कोच, फिर वो क्या जीवन में करते हैं वो रिमार्केबल ही होता है, मिरेकल ही होता है वो। इसका एक एग्जांपल अभी आपके सामने ही है। एडी अद्विता केशरी के नाम से उसने 5 साल की एज में गिनीज किया था और 3.5 साल की एज में वो बहुत शुद्ध हिंदी बोलती थी। तो 1.5 साल में मैंने खुद देखा है किस तरीके से उसकी मम्मा ने उसको इंग्लिश सिखाया, और ऐसा सिखाया कि आप और हम हिंदी में बात कर रहे हो उसके दिमाग में ट्रांसलेशन चल रहा है। क्या 5 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, दैट्स मतलब अमेजिंग। वो कैसे हो पाया? उसके पास एक व्यक्ति मिल गया। एक टॉर्च बैरियर होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसे माँ बाप मिल जाए या कोच मिल जाए तो आप मतलब धन्य है। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया। मेरे लाइफ में भी हुआ है। इनफैक्ट मेरे लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, अलग अलग टाइम पे
अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे कभी ना कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा मिला है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब अपनी लाइफ में मैं पीछे देखूं तो शायद बचपन में मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके का था। आज मैं अपने आप को डिफरेंट तरीके से मैं फील करता हूं। सो कई बार मार्क्स को भी लेके होता है, कई बार ये भी होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यार मुझे याद नहीं रहता। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम रही है मेरी खुद की। सो ऐसे बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम्स रही हैं कि वो मार्क्स को लेके एंग्जाइटी रहता है, उनको एग्ज़ाम फोबिया होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि यार मुझे एग्ज़ाम में, मतलब मुझे याद तो था यार, अभी याद है, एग्ज़ाम के बाद उन्हें उनसे पूछो तो बता पाते हैं लेकिन वो पेपर पे नहीं कर पाते हैं। Exactly. तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या आप गाइड करेंगे? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जिनका अभी 10th और 12th का रिजल्ट आया है, और हम एज अ पेरेंट, एज अ टीचर क्या बोलते हैं, ऑनेस्टली क्या बोलते हैं कि मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता। और हमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अच्छा मोदी जी बोलते हैं मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता। सारे न्यूज़ जितने पेपर हैं वो हर बार क्या डालते हैं कि आप एग्जाम में सिर्फ फोकस करो, आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए आपके मार्क्स से। और अगले दिन पेपर में आता है 99% मार्क्स आए और उनकी आप फोटो छाप रहे हो। एक तरफ बोल रहे हो कि मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता और एक तरफ आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तो पहली बात तो हिपोक्रेसी है। तो ऐसे हिपोक्रेट्स का बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसे हिपोक्रेट्स से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। सच में मार्क्स से फर्क पड़ता है सर। हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं। अभी हाई स्कूल मतलब 10th उनका एग्जामिनेशन हुआ। एक बच्चे का है 91%, एक बच्चे का है 86। दोनों जुड़वा है, ट्विंस है। 5% का फर्क आ गया। 5% का। जो 86% आई ना, वो इतना फूट के रोई, मैं क्या ही बताऊँ। अब मेरा सवाल ये है, मान लो मैं एज अ कोच ये बोल रहा हूँ या एज ए मेंटोर बोल रहा हूँ कि मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। ये पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस से शैटर्ड होता है। और क्यों होता है? क्योंकि सेम टीचर से मैं पढ़ा हूँ, साथ वाले बच्चा मेरे जो डेस्क पे बैठा था सेम बुक्स पढ़ रहा है, उसके बावजूद उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे कम आए हैं। तो उससे फर्क पड़ता है। तो ये मत कहो कि नहीं पड़ता, पड़ता है। अब पड़ता है तो उस पर क्या काम कर सकते हैं? तो अब यहाँ क्वेश्चन एक बात आ रही है कि सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम बुक्स, जैसे मैंने आपको ट्विंस बताया, सेम घर में पढ़ाई कर रहे हैं, सेम बच्चे, सेम एज के, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ दिमाग का क्या पावर हुआ कि वही बच्चा 91 आ रहा है और वही एक दूसरा बच्चा 86 ला रहा है। तो सर पहले तो हम उस पर बात करते हैं कि मैंने पूरे साल पूरे 365 दिन तैयारी की और आपने एक सवाल पूछा कि मैं एग्जाम में जाता हूँ तो एग्जाम में जाके भूल जाता हूँ। मेरा आप सबसे भी सवाल है, आप भी कमेंट में करके लिख के बता देना कि आप कितने ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में गए, क्वेश्चन देखा और जैसे ही क्वेश्चन देखा ओवर एक्साइटमेंट सब आता है या स्ट्रेस, यार ये तो कुछ भी नहीं आता। इन दोनों सिचुएशन में आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग रहा है कि आंसर मैं लिख दूंगा लेकिन पहला वर्ड याद नहीं आया, तो वहां आया स्ट्रेस। अब बहुत स्ट्रेस के टाइम पर क्या होता है, आपका आंसर कहाँ से आना है? ब्रेन से आना है। अब ब्रेन के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इसकी, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं सर, जब मैं आंसर भूलता हूँ तो क्या करता हूँ, अरे यार कैसे ना कैसे याद आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये जो मेरी नर्व्स हैं इस ब्रेन के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो स्क्वीज हो गई। अब मैंने ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी और ये ब्लंडर हर कोई करता है। यही चीज़ सिखाने वाली थी स्कूल के अंदर, यही चीज़ पेरेंट ने सिखानी थी, यही चीज़ टीचर को सिखानी चाहिए। अगर ये सिखा दो तो आप यकीन मानिए जो स्ट्रेस नाम का वर्ड है ना हमारी लाइफ से बाहर निकल जाएगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट लाइफ में तो कभी नहीं होना चाहिए वर्ड। तो मैंने जब ये स्क्वीज किया तो मेरी ऑक्सीजन सप्लाई रुकी या बढ़ी? रुक गई। अब रुक गई तो क्या मुझे अब आंसर याद आएगा? जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो किसी भी कीमत पे आंसर याद नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मेरे ये रिलैक्स हो जाते हैं, तब आंसर याद आ जाता है। और आप 365 दिन पूरी पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रोज 6 घंटे दे रहे हो और फिर अगर आप आंसर लिख के नहीं आए तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि मेरे एक कॉन्फिडेंस पर ना क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि पढ़ने के बाद भी नहीं आया। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ एग्जाम एंजाइटी है। और क्या प्रॉब्लम है? एग्जाम के टाइम पे कुछ रिचुअल्स हैं। जैसे अगर आपको पानी की बॉटल अलाउ है तो पानी का एक सिप जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहला काम तो ये ऑक्सीजन गया अंदर तो रिलैक्स हो जाओगे। दूसरा, जब आप पानी पीते हो तो बॉडी को एक मैसेज जाता है फिजियोलॉजी कि यार रिलैक्स। आप पानी कब पीते हो? जब आप चिल करते हो, रिलैक्स होते हो। तो एक फिजियोलॉजी को गया, यानी कि साइकोलॉजिकल आपको बेनिफिट मिला। अब मान लेते हैं आपको पानी की बॉटल अलाउ नहीं है, तो इतना ही तो काम करना है कि सीधा बैठना है,
आंखें बंद करनी है और अपने आप को सिर्फ एक लॉन्ग डीप ब्रेथ करना है और एक लंबी गहरी सांस जैसे जाते हो तो ये नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं। जैसे आप रिलैक्स होते हो, इसको ऑक्सीजन चला गया तो उसको आंसर याद आ गया। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, यही सिखाना है, इसी की प्रैक्टिस करानी है। क्या बात। आपने अगर 12 महीने स्कूल लगाया है, 9 महीने में आपने अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म कर लिया, तो 3 महीने सिर्फ माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ करवा दो। यकीन मानिए जिंदगी भर बच्चे को कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, बेसिक परेशानी तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इतनी सी प्रॉब्लम से आपको आंसर याद आ जाएगा। ये तो साइंटिफिक आपने बताया। साइंस ही सर। और इसको लेके इतना ज़्यादा फोबिया रहता है कि यार इस बच्चे ने, मतलब मेरे साथ का लड़का आज मुंबई में रडार कंट्रोल करता है और हमेशा काम डाउन होके काम करता था। मैं कंचन की बात करूं तो हमेशा काम डाउन होके काम करती है और मैं बहुत मुरीद हूं अपनी वाइफ कंचन की, कि जिस तरीके से द वे शी थिंक्स, किस तरीके से वो काम करती है। तो मेरे ख्याल से वो यही होता है, वो मल्टीटास्किंग की तरफ नहीं आती है, वो ये सोचती है एक बार में ये काम करना है, फोकस्ड होकर काम कर देती है। उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं सर, आईडी के रूप में भी देख रहे हैं और आप लोगों ने जो मेहनत करी है। तो पॉइंट इज आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि ब्रेन को कैसे यूटिलाइज करना है। सारा गेम यहाँ पर है। हम तो कई बार बोलते भी हैं कि अगर आपने अपने ब्रेन को अपनी वाइफ मान लो, जितना इसका ध्यान रखोगे, अपना लाइफ पार्टनर मान लो, तो आपको मन रूपी यानी कि जो आपके सास ससुर हैं तो आपको वो दे देंगे, या आपके माँ बाप, और जो ब्लेसिंग्स होती हैं। तो इसका इतना केयर करना पड़ता है, जैसे गर्लफ्रेंड का करना पड़ता है या बॉयफ्रेंड का करना पड़ता है, इतना केयर मांगता है ये। यू हैव टू गिव अटेंशन, इसको अटेंशन देना पड़ेगा। ये अटेंशन सीकर है और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है फिर? लव, अफेक्शन, केयर। ये है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं बचपन की, बचपन में क्या होता है कि हमारे पास सीखने को बहुत कुछ होता है और बच्चा जल्दी सीखता जाता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। इज इट ट्रू? वेरी ट्रू सर, बिल्कुल वेरी ट्रू। सो अगर जैसे हमारी एज में, या फिर जब कोई बच्चा जैसे हाई स्कूल में आ गया, हमारी एज छोड़िए, कोई बच्चा हाई स्कूल में आ गया, अब ही और शी रियलाइजेस कि यार मैंने बचपन में वो चीज़ रह गई जो चीज़ मुझे सीखना चाहिए था, उसको गिल्ट होने लगता है, रिपेंट होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखो, गिल्ट करके तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। पॉइंट आते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हैं। समस्या है, मान लो कोई भी चीज़ की समस्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या बोलता है कि आप उसके बाहर निकलने के रास्ते खोजो। तो अगर आपने मान लीजिए 7, 8, 10 साल की उम्र में कुछ नहीं सीखा, आपको ऐसा आपको लगता है, कोई बात नहीं, एट द एज ऑफ 21 तो वैसे भी ब्रेन डेवलप हो रहा है। 12 साल के बाद, 12 से 21 साल का जो एज ग्रुप है वो 10% और अभी बड़ा है, जो आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अच्छा, तो आप तब सीख लो। 21 के बाद वाले बोलेंगे फिर अब हम क्या करें? भैया ब्रेन ना एक प्लास्टिक की तरह है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस बोलती है। तो वो प्लास्टिक है, जितना उसको स्ट्रेच करोगे उतनी उसकी पावर बढ़ेगी। अच्छा, तो जितना उसको काम दोगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट पता है क्या है सर? ब्रेन को ना मजा आता है काम लेने में। वो चलता है एक ही थ्योरी पे, यूज इट और लूज इट। या तो वो यूज होगा या वो लूज होगा, तो कांस्टेंट नहीं है, हर वक्त चेंज हो रहा है। तो इतना डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो आप इसको यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं। जब आपके मन में आया तब आप थोड़ा सा माइंडफुल एक्टिविटीज कर लो, नई लर्निंग कर लो। जैसे एडी जिस एज में है, एज पर न्यूरो साइंस, एक लैंग्वेज, जैसे उसको इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, तो 2 बिलियन न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं एक सिंगल लैंग्वेज से। अब मान लो आपने एक तय किया उसको पंजाबी सिखानी है या जर्मन सिखानी है या भोजपुरी सिखानी है या आपकी मदर टंग सिखानी है, तो 2 तो आप ऑलरेडी लैंग्वेज सिखा चुके हो, एक और लैंग्वेज सिखाई तो फिर 2 बिलियन और न्यूरॉन एक्टिव हो गए। पहले तो बिलियन कितना होता है ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट है? सो 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन, और आप बता रहे 2 बिलियन एज पर न्यूरो साइंस, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन सर जिससे आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ना एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, और उस न्यूरॉन की खासियत है जितना स्ट्रांग ब्रेन होगा, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन्स कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से फ्रेंडशिप करता है, और जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, हम बोलते हैं ना। तो नेटवर्क नेटवर्क में कब कन्वर्ट होती है? जब आपका न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक कनेक्शन। ओके।
तो वो क्या कर सकता है, वो 1 से लेकर 10,000 लोगों तक दोस्ती करने की ताकत रखता है। और आपके ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ओह माय गॉड, जिसको अगर काउंट करने जाएं तो काउंट नहीं कर सकते। अगर ब्रेन को अनफोल्ड करना शुरू करें तो उसकी लेंथ इतनी बढ़ जाएगी, शायद बुर्ज खलीफा से ज़्यादा उसकी लेंथ है इसकी, अगर अनफोल्ड करने लगे इसको पर्टिकुलर एक सिस्टम से। तो इतने पावरफुल ब्रेन है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कैसे आप ट्रेन करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। एडी 5 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम ले आती है, वहीं एक 5 साल का बच्चा ए फॉर एप्पल बोल नहीं पा रहा। वाई? सिंपल सा रीज़न है, एक ट्रेंड ब्रेन है, एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक ट्रेंड ब्रेन है, डिसिप्लिन में ट्रेंड ब्रेन है, और एक इनडिसिप्लिन में है। आज वॉर की सिचुएशन हुई तो क्या मैं और आप राइफल चला सकते हैं? वी आर अनट्रेन्ड, दे आर ट्रेन्ड, दैट्स द डिफरेंस। तो अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आपका न्यूरॉन एक्टिव होता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन फ्रेंडशिप करता है, और फिर आप दोबारा फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर एक और न्यूरॉन एक्टिव होता है, फिर और प्रैक्टिस करते हो तो और न्यूरॉन। तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलप होता जाएगा, और जितना ब्रेन स्ट्रांग है उतनी आपकी लाइफ स्केल में है, उतनी लाइफ आपकी मस्त है, उतनी लाइफ आपकी ब्लिस में है। तो ये न्यूरॉन्स बढ़ाने का कोई तरीका है? न्यूरॉन बढ़ा नहीं सकते, न्यूरॉन की फ्रेंडशिप करवा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे आपने कभी बच्चों को देखा है सर, जब बच्चे 2-3 साल के होते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग वो पेंसिल या क्रेयॉन्स उठाते हैं, लेफ्ट से उठाना कि राइट से उठाना, में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक पेरेंट आता है बीच में, अरे नहीं यार राइट से मत, लेफ्ट से मत लिख, राइट से लिख। नेचुरली वो किससे लिख रहा है, मान लो लेफ्ट से, और वो दूसरे से आप राइट से पुश करते हो। आप दोनों से करवाओ ना, एम्बिडेक्स्टर बना दो, जैसे आइंस्टीन है, जैसे अमिताभ बच्चन है। आप उसके बाद जैसे एडी है, या इतने जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप अगर टूथब्रश भी करते हो, मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ सर, इसलिए मैं रिस्ट वॉच किस में पहनता हूँ, राइट में पहनता हूँ। लोगों को लगता है कि अलग दिखने के लिए, अरे नहीं भाई मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, मैं इसमें पहनूंगा तो मुझे इरिटेशन होती है लिखते हुए, तो मैं राइट में पहनता हूँ। लेकिन मैं लिखने की प्रैक्टिस अब कोशिश करता हूँ अपने राइट से भी करने की। मैं अपना अगर खाना खाने का काम मेरा राइट से करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं लेफ्ट से करता हूँ। मेरे को अगर आप बैट बॉल खेलने के लिए बोलोगे, क्रिकेट खेलने के लिए बोलोगे, तो मैं बॉलिंग करूँगा किससे, लेफ्ट से, लेकिन मैं बैटिंग करता हूँ तो राइट से। तो मेरे दोनों ब्रेन एक्टिव हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट। तो आप भी कर सकते हो, टूथब्रश नॉन डोमिनेंट हैंड से कर लो। आप कार की की लगाते हो, बच्चे अगर अपने साइकिल का लॉक करते हैं, तो इतना ही तो करना है कि एक राइट हैंड से करते हो, इस बार आप लेफ्ट हैंड से कर लो। जब आपको मौका मिलता है डूडलिंग करने के लिए, इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मैं बताता हूँ। जो लोग, जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे, कई बार हम मीटिंग में जाना होता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बच्चों के एग्जाम में जाना होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं मिलता, समझ में नहीं आता। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है एज पर न्यूरोसाइंस। आपने अपना क्वेश्चन लिया और डोमिनेंस हैंड से लिखा। मान लीजिए मैं लेफ्ट से लिखता हूँ, मैंने सवाल लिखा कि मुझे कुछ सीखना है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इस कोर्स में एनरोल करूँ या इस कोर्स में, एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैंने क्वेश्चन किससे लिखा, मैंने लेफ्ट से। अब आंसर चाहिए होता है जिसमें आपका गट भी हेल्प करे, यानी कि आपका हार्ट और गट और साथ में आपका लॉजिकल ब्रेन भी बैलेंस करके आप सही आंसर ले पाओ। आप नॉन डोमिनेंस हैंड से अपना आंसर लिखो, क्योंकि आपको लिखते हो जोर लगेगा। आप जब जोर लगेगा तो आपका थॉट्स रुक जाएंगे, आप फुली फोकस्ड हो गए तो इमोशंस वहीं आ गए, इमोशंस वहीं आ गए तो गट पे आपको सपोर्ट करना शुरू करता है, तब आपके पास आंसर सही आता है। मगर जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्यूअलिटी में रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, संशय में रहते हैं, आंसर नहीं मिलता, ये सबसे आसान तरीका है। मेरे पास कई बार फ़ोन आते हैं उन माओं के जिनके बच्चे 1.5 साल के हैं, 1 साल का है, 6 महीने का है, मेरे बच्चे को इंग्लिश सिखा दो। अरे मैं बोलता हूँ भैया पहले उसे दुनियादारी सिखाओ, बोलना तो सिखाओ। इंग्लिश ही ऐसा क्या है कि 6 महीने में ही सिखाना है? बुराई नहीं है, मैं एक चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ कि जितनी जल्दी बच्चे को कोई चीज़ सिखाएंगे उतनी जल्दी उसका विकास होगा। बिल्कुल होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत कुछ सिखाने को है बच्चे को बचपन में। सो सही एज क्या है कोई भी चीज़ सिखाने का, और सही राइट पाथ आप बताइए। अगर आपको लैंग्वेज सिखानी है ना, तो बिफोर 10 सिखा दो। कोई भी लैंग्वेज सिखानी है, जो आपको लैंग्वेज सिखानी है, जर्मन, स्पेनिश, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, व्हाटएवर यू वांट टू, जो आप सिखाना चाहते हो, लैंग्वेज को 10 साल से पहले सिखा दो आप।
उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी। दूसरा, तब तक उस पर एकेडमिक का कोई प्रेशर नहीं है। और राइटिंग को लेकर मेरा स्पेसिफिक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप उस पर प्रेशराइज मत करो। डॉक्टर्स बोलते हैं ये मसल्स नहीं बनती 7 साल तक। अगर आपका बच्चा लिख नहीं पा रहा, सिर्फ बोल पा रहा है तो चलेगा। उसकी राइटिंग अच्छी नहीं, चलेगा। उसकी राइटिंग बहुत खराब है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो लिखने में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, 7 साल के बाद करवाओ ना। और अगर लिखवाना भी तो क्रेयॉन्स की यूज़ करो। हम वुडन पेंसिल यूज़ करते हैं, वो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं बच्चों पर। अच्छा, वो करना नहीं चाहिए। म्यूज़िक सिखाना है और आपको लगता है म्यूज़िक एज अ करियर सिखाना है, तो आपको 7 एट द एज ऑफ 7 से आपको शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स आपकी बच्चे की लाइफ में एट द एज ऑफ 6 आ जाना चाहिए। चाहे आप उसको करियर बनाएं चाहे ना बनाएं, उसकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी प्लान्ड वे में आ जानी चाहिए। प्लान वे का मतलब क्या है? 6 साल तक उसको आप अनप्लान में रखो, अनस्ट्रक्चर्ड वे में रखो, और उसके बाद आप उसको प्लानिंग में डालो। आप जैसे कोचिंग ले जाकर बाहर क्या सीखना है, कैसे चलना है, कैसे स्केटिंग करनी है, कैसे बास्केटबॉल खेलनी है, कैसे स्विमिंग करनी है, तो उसकी एक कोचिंग होती है। लेकिन 6 साल के बाद, 6 साल से पहले नहीं। देखो सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में एक कॉन्सेप्ट आया किंडरगार्टन का। अब किंडरगार्टन का कोई लेना देना नहीं था एकेडमिक से। किंडरगार्टन का काम था एक ऐसी जगह देना जहां पर खेलने की बहुत सारी चीजें हों, बच्चा सीखे खेलते खेलते। वो बाद में धीरे धीरे इंडिया ने, भारत में, वो स्कूल में कन्वर्ट हो गया, ड्रेस में कन्वर्ट हो गया, बुक्स में कन्वर्ट हो गया। तो उसने आपके बच्चे के डेवलपमेंट को खराब कर दिया, क्योंकि साइंस ये बोलती है। इनफैक्ट आप मुझे बताओ, क्लास 1 का बच्चा, ग्रेड 1 में बच्चा जाता है, 6 साल की उम्र में क्यों जाता है? फिर 3 में डाल दो। वाई? क्योंकि 6 साल तक उसका ब्रेन ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स बन रहा है, और यहां से सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। उसको अनप्लान्ड वे में देंगे तो फास्ट सीखेगा, प्लान्ड वे में देखेंगे तो उतना ही कम सीखेगा। तो फिनलैंड इसका राइट एग्जाम्पल है। वहां पर इस तरह के कोई चक्कर नहीं है। वहां पर किंडरगार्टन स्कूल्स में टाइमली सिर्फ अनप्लान्ड वे में सिखाया जाता है 6 साल से पहले। अच्छा, इनफैक्ट अगर किंडरगार्टन स्कूल का टीचर बनना है फिनलैंड में, आप PhD भी हो तो भी आपका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट पास नहीं है तो आप किंडरगार्टन के नहीं बन सकते, आप हाई स्कूल के बन सकते हो। क्या बात है। और हमारे यहाँ पर कौन लगता है? जिसको कोई कुछ, मतलब जिसने कोई भी डिग्री नहीं लिया है, वो किंडरगार्टन में जाके ट्रेनिंग दे रहा होता है। बच्चा वैसे ही, जैसे मतलब फॉर अ मेटाफॉर, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो, अब आपने नींव डाल दी, अब नींव के बाद जो मर्जी कर लो आप, अब बढ़िया से बढ़िया स्ट्रक्चर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। आपकी रूट्स बहुत स्ट्रांग है। तो अप टू 6 years और 6 to 12, 2 ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर जो आपको लगाना है, आपका पैसा, आपका इंटरेस्ट, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, वो लगाइए आप। वो उसके बाद तो फिर चीज़ें थोड़ी सी प्लान्ड वे में चलेंगी, एक ऑटोनॉमी में चलेंगी, वो अपने आप चलेगा, आप नहीं चला पाओगे इसको। तो उसको आप उस हिसाब से कीजिए। और उसके बाद अगर आपको एकेडमिक फाइनल करना है तो आपको 11 या 12 साल की उम्र में ही फाइनल कर लेना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट इस तरफ जा रहा है। पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है ये जानना जरूरी है। तो उस पर आप फोकस कीजिए। तो वो कैसे जानेंगे? बच्चे के साथ बैठिए। आपको कैसे पता लगा कि एडी 5 साल की उम्र में कर लेगी? क्योंकि आपने टाइम दिया। अब मेरा बच्चा मैंने किसी और के हवाले कर रखा है तो फिर वही बताएगा। आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, आपको पता लग जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, बहुत सारे टूल्स हैं सर, बहुत सारे टूल हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हो कि बच्चे का जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है, उसका हिडन पोटेंशियल क्या है, उस पर काम करना चाहिए। कोई साइंटिफिक तरीका भी है? साइंटिफिक तरीका है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, ड्राइंग एनालिसिस हैं, ग्राफोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। ये सारी चीज़ें आप कराते हैं? नहीं, मैं सारी नहीं कराता, मैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट में हूँ, लेकिन ये सारे टूल्स हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हो, वो कोई भी ले लीजिए आप। सो ब्रेन मैपिंग टेस्ट से बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाएगा? बच्चे का इंटरेस्ट पता लग जाएगा, बच्चे का हिडन पोटेंशियल पता लग जाएगा। दैट्स ग्रेट। सो 2 बातें। एक बात तो ये कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम भी 8 साल से 12 साल के बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। अच्छा। और उसमें बड़े कमाल की बात ये है कि जो बच्चे आते हैं 2 महीने के लिए, वो 6 महीने के कोर्स में आते हैं उसकी मुझे अब प्रॉपर एडवांस लेवल करना है, और वो बच्चे बहुत वंडरफुली परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये भी है, क्योंकि जितना अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उतना अच्छा बड़े नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको IELTS करना है, जिनको बाहर जाना है, दे आर क्रेविंग लाइक एनीथिंग। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो बच्चे भी यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, मैथमेटिक, अर्थमेटिक अगर सीखते हैं, उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स लेफ्ट का
और उनका लेफ्ट का ही टेम्पोरल लोब एक्टिव हो जाता है, और ये दोनों जब एक्टिव होते हैं इसको मिलाकर IQ बनता है। ओ, सो यही मैं पूछने जा रहा था, IQ क्या होता है। बट अब IQ से पहले मुझे ना ब्रेन के बारे में कुछ समझाएं। क्यों? क्योंकि आप कई चीज़ें ना साइंटिफिक नाम ले रहे हो और मेरे यहाँ से ऊपर उड़ रहा है। अच्छा, ज़्यादा टेक्निकल हो गया, हम लेमन में ले नहीं, जाएंगे। लेमन पे भी होगा, लेकिन थोड़ा सा लेमन के हिसाब से कि ब्रेन में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे डेवलप करें, वो एक पूरा वर्कशॉप के तरीके से आप बताएं, और फिर उसके बाद IQ पे। देखो, पहले हम समझते हैं कि अगर आपको पढ़ते वक्त फोकस का चैलेंज आता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप पढ़ने बैठे 5 मिनट बाद ही आपको लगा चल मैं थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूँ, लेकिन मम्मी का डर है, पापा का डर है, आप मोबाइल तो देख नहीं सकते, फिर आपको 15 मिनट बाद प्यास लग जाती है, फिर 10 मिनट बाद आपको पी करने जाना होता है, फिर 5 मिनट आपको अपने दोस्त का फ़ोन याद आ जाता है कि उसने ये कुछ बोला था, और 6 मिनट बाद आप कहीं और गायब हो जाते हो। तो फोकस का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर फोकस बढ़ाना है तो उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी चाहिए जिसका नाम है थ्री एक्टिविटी बोलते हैं उसको, नाम ही 3 है उसका। अच्छा। तो आपने क्या करना, जब पढ़ने बैठो तो पहले ब्रेन को रेडी करो। अब ब्रेन को रेडी मतलब आप अपने पहले फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पे एक ब्रेन है जिसको बताना पड़ता है कि यार मेरे को पढ़ना है, तब वो आपको अलाइनमेंट होता है। जैसे आप अगर आपने कभी स्पोर्ट्समैन को देखा हो, जब स्पोर्ट्स खिलाड़ी जब जाता है अपने इस पे ग्राउंड के ऊपर तो स्ट्रेचिंग करता है, वार्म अप करता है। कोई भी ऐसे नहीं जाता सीधा, चाहे वो लास्ट बॉल खेलने में जा रहा हो। ऐसे जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका बैटल ग्राउंड कौन सा हुआ? पढ़ाई। तो उस बैटल ग्राउंड पे जाने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज बनती है। तो 3 चीजें, ऑब्जेक्ट देखो और उनका नाम लो। तो ये वार्म अप एक्सरसाइज है पढ़ाई के लिए। क्योंकि जब आप नाम लेते हो तो आपका ब्रेन टेम्पोरल लोब एक्टिव होता है, और आप देखते हो तो ऑसिपिटल लोब एक्टिव होता है। तो 2 ऑसिपिटल लोब का काम है देखना, टेम्पोरल लोब का काम है बोलना और सुनना। तो आपने बोला यार ये यूट्यूब का गोल्ड बटन लगा हुआ है, स्नेक प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे ओम चैंट लिखा हुआ है, ये इस कलर का है, तो मैंने बोला तो मेरे 3 ब्रेन एक्टिव हो गए। फिर 3 चीज़ों को सुनो। AC का साउंड आ रहा है, जब यहाँ भैया हिलते हैं तो उनका शायद रिस्ट वॉच का साउंड है, एक कैमरे का अपना एक साउंड है, एक लाइट का अपना एक साउंड है, तो मेरे कान तेज हुए। और 3 चीज़ों को स्मेल, इस रूम का एक फ्रेग्रेंस है, हर जगह का अपना एक फ्रेग्रेंस है, तो उन 3 स्मेल्स को, अपने लिम्बिक सिस्टम को एक्टिव करो, तो आपका पूरा ब्रेन एक्टिव हो गया। अब आप पढ़ने बैठोगे तो अगले 25 से 30 मिनट तक आपका फोकस नहीं टूटेगा। और इसके लिए कोई टूल की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है और इसके अंदर लगेंगे लगभग 14 से 15 सेकंड बस। बड़ा इजी तरीके से आपने बता दिया कि आपके आमने सामने अगल बगल जो कुछ भी दिख रहा है 3 चीजें पिक करो और उसके बारे में बता दो। ब्रेन बहुत सिंपल है सर, ब्रेन को काम पे लगाओ ना, वो फ्री नहीं बैठ सकता। आपने काम पे लगाया, अब वो फोकस हो गया, तो आपकी जो थिंकिंग है, जो सोचने वाला दिमाग है, जो भाग जाता है इधर उधर, जिसको आप मन बोलते हो, कि मैं बैठे बैठे USA चला गया, अभी मुझे पिज्ज़ा की याद आ गई, सुबह याद आ गया टीचर ने कुछ बोल दिया था, तो वो रुक जाता है। वो उसको रोक दो, फोकस बढ़ जाएगा। एक चीज़ और होता है, जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो भूख प्यास पी सब तो होता ही है, उसके साथ साथ एक चीज़ और होता है, नींद आ जाती है। उसको कैसे मैनेज करें? उसके लिए तो क्या, एक हम एक्टिविटी करेंगे, लेकिन वो एक्टिविटी बाद में ऐड कर देना आप, ठीक है? क्योंकि वो खड़े होके होगी, ठीक है? तो उसका मैं क्रक्स यहाँ दे देता हूँ, ठीक है? तो इस एक्टिविटी के लिए क्या है, आपके पैरों में उतना गैप होना चाहिए जितना आपके शोल्डर्स हैं। तो अगर आप 1-1.5 फीट के हैं, यानी कि इतना गैप है, उतना ही आपको नेचुरली वही होगा। तो उसे कम नहीं रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखें, इजीली कंफर्टेबल होना चाहिए। इसमें क्या होगा, इस हाथ से हम इसको टैप करेंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपको राउंड करने से 10 के कम से कम 5, ठीक है? फिर आप टर्न कर सकते हो इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने क्या किया, क्रॉस बायलैटरल टैपिंग भी कर ली, क्योंकि आपने इसे टैप किया तो आपका इधर वाला पार्ट एक्टिव हुआ, आपने इसको टैप किया तो इधर वाला पार्ट एक्टिव हुआ। जब आपने वापस इधर से बैकवर्ड टैपिंग करी आपके हिप्स पे, तो आपकी पूरी बॉडी, यानी कि आपका जो स्पाइन है, क्योंकि आप ऐसे करके आप टैप नहीं कर सकते, आपका नेचुरली क्या होगा, स्पाइन स्ट्रेट हो गया। जब मेरा स्पाइन स्ट्रेट है तो मेरा अटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने ब्रेन भी एक्टिव कर लिए, बॉडी भी अलाइन कर ली और अटेंशन भी पावर मेरी बढ़ गई। तो वो कितनी देर में, 1-1.5 मिनट में। अमेजिंग। अब जैसे ही आपने एक्टिविटी की तो क्या हुआ, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका माइंड और आपका ब्रेन, 3 चीजें लगती हैं पढ़ाई मन से करने के लिए। एक होता है माइंड,
एक होता है ब्रेन, एक होती है फिजिकल बॉडी। अब इस एक्टिविटी के साथ वो क्या होगा, तीनों अलाइनमेंट होगी एंड दैट इज कॉल्ड पीक परफॉर्मेंस। मेरी पीक परफॉर्मेंस तब होगी जब मैं मन से और तन से और दिमाग से यहीं पर हूँ। तो जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, तो पहला आपका काम क्या है, माइंड, ब्रेन एंड बॉडी को अलाइन करना। अब जो हमने एक्टिविटी की है अब उससे अलाइनमेंट हो गया, अब आप चाहोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो अब लेकिन कितनी देर के लिए, अब आपका काम है आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ हो जाना चाहिए, एयरप्लेन मोड पे लग जाना चाहिए अगले 40 मिनट तक। अब आपका ध्यान नहीं टूटेगा, आप इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली मीटिंग ले सकते हैं। इस एक्टिविटी के बाद जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, अलाइन हो जाएगा पूरी प्रॉपर अलाइन हो गया है। इस एक्टिविटी जो मैंने अभी करके दिखाई ना, तो आपने ये एक्टिविटी की है तो मुझे बता देना क्या फील कर रहे हो और उसके बाद कितना फोकस बढ़ा। फोकस कैसे याद ध्यान रहेगा कि जब आप पढ़ने बैठे या लिखने बैठे या जो अभी अपना काम करने बैठे हो तो आपका पूरा ध्यान यहाँ पर है या नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बिल्कुल बताएंगे और लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर भी करेंगे वो। इसे बोलते हैं सर, इसके बहुत सारे नाम हैं, बाइनरल टैपिंग भी बोलते हैं इसको। अच्छा। ठीक है ना, तो रिवर्स टैपिंग से तो बहुत सारी चीजें चलती हैं इसके अंदर। आपके पूरी बॉडी, आपका ना डीएनए का शेप देखा सर आपने, डीएनए से घूमता हुआ होता है। अच्छा, क्रॉस में अगर आपने देखो ऐसे घूमता है, एक ऐसे रूप में, एक इधर से एक ऐसे आता है ऐसे। हाँ हाँ। तो आपका जो ये वाला राइट, ये लेफ्ट पार्ट है वो आपके राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और जो मेरा ये वाला लेफ्ट ब्रेन है वो मेरे राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वाइस वर्सा। तो यानी कि मेरा जो राइट हैंड है मेरे लेफ्ट ब्रेन को और मेरा जो लेफ्ट हैंड है मेरे राइट को। तो क्रॉस को जब आप पूरा अलाइन कर देते हो तो आपका माइंड, ब्रेन एंड बॉडी अलाइन हो जाता है, तो बहुत इजीली हो जाता है। मुझे ये लग रहा है कि बच्चों को अगर सही तरीके से परवरिश देनी है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि माँ को अच्छी ट्रेनिंग ज़रूरी है। सर पिता को भी ले लो, बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, पिता तो बेचारा बिजी होता है ऑफिस में, दुकान पे और अपने काम पे। नहीं सर, अभी ये नहीं कह सकते हम, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को करना पड़ेगा। कोई कम कर ले, कोई ज़्यादा कर ले, लेकिन करना दोनों को पड़ेगा। मेरे लिए कमेंट्स आते हैं कि आप अच्छे पिता हैं और बहुत फोन्स आते हैं बहुत से बच्चों के, मुझे एडी के पापा से बात करनी है। सर मेरे को मैम से बात करनी है, आपके पास बच्चों की मम्मा के फ़ोन भी आते हैं। थोड़ा ध्यान रखें। नाइस, ओके। सो सही ट्रेनिंग माओ के लिए क्या होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सवाल। आपका बच्चा स्कूल से जब आता है तो आपके सवाल अगर वही हैं जो नहीं होने चाहिए, आज क्या पढ़ाया, आज क्या किया, खाना खाया या नहीं खाया, ये 3 सवाल ही हैं, तो उसका आंसर सिंपल सा हाँ या ना में। बच्चे ने आपसे कुछ शेयर ही नहीं किया, और क्योंकि हम जिस ईरा में रह रहे हैं वहाँ बच्चा 1 या 2 ही हैं, और न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जॉइंट फैमिली तो रही नहीं। क्योंकि दादा दादी तो पूछते नहीं ना क्या पढ़ाया, वो तो पूछते हैं बता क्या मजे किए आज, क्या सीख के आया, किसी से दोस्ती हुई क्या, किसी ने कुछ कहा क्या, किसी को अपना टिफिन शेयर किया क्या, किसी को अपनी पेंसिल दी क्या। या वही बच्चा आज भी जो एक पेंसिल के लिए रो पड़ता है कि मेरी पेंसिल वो चुरा के ले गया, वो ले गया, मेरे पास इतना दिल भी नहीं है कि मैं एक इरेजर भी दे सकूं। तो वो काम था पेरेंट्स का, वो काम है पेरेंट्स का। तो आपको सिर्फ वैल्यू सिखानी चाहिए, मोराल पे बात करनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई, आपने पढ़ाने लिखाने के लिए टीचर्स रखे हुए हैं भाई। स्कूल को आप हर महीने का 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हो ना, काय के लिए दे रहे हो? तो स्कूल वाला काम मत करो। इतनी सी रिक्वेस्ट है, वो चाहे फादर हो चाहे मदर हो, आपके सवाल एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपके पास स्कूल है, वो कर लेगा। ये कंचन करती है That's good. कि आज एंजॉय किया। और पता नहीं, मुझे देख देख के मैं भी, जब एडी जाती है, मैं छोड़ने जाता हूँ स्कूल में एडी को, तो जब जाने लगती है वो हक करती है और फ्लाइंग किसी करती है, तो मैं कहता हूँ एंजॉय। मेरे मुँह से निकलता है। फिर मैं कई बार सोचता हूँ यार, मैं बोलता हूँ उसको एंजॉय, स्कूल जा रही है और बोलता हूँ एंजॉय। स्कूल था ही किसके लिए सर? स्कूल था ही इसी चीज़ के लिए, स्कूल है ही इसी चीज़ के लिए। वो एंजॉय करते करते सीखे, क्योंकि इसे उसके बाद लड़ने के लिए तो पूरी ज़िंदगी है। फिर लड़ लेंगे ना ऑफिस में अपने कलीग से, वहाँ कर लेंगे सारे काम। एक चीज़ और सर, स्कूल की जब बात होती है तो स्कूल्स में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है, बहुत चीज़ें मिल जाती है। अब इसमें लोग क्या करते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं, भेज दिया 1 घंटे वो करवा रहा है। वो कैसे करवा रहा है पता नहीं। मेरे यहाँ एडी की मैं बात करूँ तो एडी का कोई ट्यूशन नहीं है। एडी को
आईडी के बगल में मम्मा भी बैठ के ट्यूशन नहीं करवाती हैं, पढ़ाती नहीं है, वैसे सिखाएंगे, लेकिन उसका तरीका ये है खुद करो बेटा। तो ये सही अप्रोच है या गलत? ये बेस्ट अप्रोच है सर। आपने एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये कहावत से नहीं होगी। एक तो उसको पहले करेला लगता है स्कूल में, क्योंकि टीचर से सारा दिन बात ही कर रहे हैं, उसको अगर एंजॉय नहीं हो रहा तो ऊपर से आपने घर पे और नीम दे दिया, ट्यूशन और रख दिया आपने, तो उसको कहाँ मजा आने वाला है? उसको कहाँ खेलना था, कहाँ मस्ती मारनी थी, और एक्चुअल में डेवलपमेंट उसी से होना था। आपने वहाँ सेम पढ़ाया, शाम को फिर वापस वही पढ़ा दिया, यानी कि एक ही काम को मैं 3 बार कर रहा हूँ, 2 बार स्कूल में, 1 बार घर पे, चौथी बार आप पूछ लेते हो। तो मेरे पास इसके अलावा कुछ रह ही नहीं गया, तो मेरा सर्वांगीण विकास हुआ नहीं। उसकी वजह से फिर क्या हुआ, जब मैं बड़ा होता हूँ तो मुझसे डील ही नहीं होते इमोशंस, मुझे छोटा सा भी स्ट्रेस डील नहीं होता, मेरे से छोटा सा क्रिटिसिज्म मैं डील नहीं कर पाता, तो उस पर तो मेरे काम ही नहीं हुआ। और ब्रेन इज अ मसल्स मेमोरी, और सॉरी ब्रेन इज अ मसल, तो उस मसल को अगर आपने डेवलप ही नहीं किया, उसको नर्चर ही नहीं किया, उसको पॉलिश ही नहीं किया, तो फिर बाद में कैसे वो रिजल्ट देगा? संभव ही नहीं है। तो मुझे अगर वेट लिफ्टिंग नहीं आती, आप मुझे बोलो 50 किलो का वेट उठा ले, विकास कैसे उठा लेगा? संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए क्या लगती थी? उसकी ट्रेनिंग लगती थी, तो जो ट्रेनिंग करवाते तो मैं कर लेता। तो मेरे को अगर एंजाइटी जैसा स्ट्रेस उठाने के लिए, एंजाइटी जैसा वेट उठाने के लिए, स्ट्रेस जैसा वेट उठाने के लिए, ओवर थिंकिंग जैसा वेट उठाने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है, तो बाद में मैं परेशान ही होऊंगा। तो आपको काम यही था कि उसको सिर्फ प्ले में लगाते, उसके हॉबीज़ को डेवलप करते, वो सही बेस्ट तरीका जो आप ऑलरेडी बोल रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। मेरा बेटा 10th में है सर, आज तक ट्यूशन नहीं गया है। ओह माय गॉड, आज तक नहीं गया, ना ही हमारी तरफ से प्रेशर है। 2 साल हॉस्टल में भी रह के आया है वो, अपने मन से, जहाँ पर उसको सेल्फ लर्निंग का, पढ़ने का ऑब्वियसली पुश लगता है। ऐसा नहीं कि वो आके पढ़ने बैठ जाता है। लोग बोलेंगे आपका बेटा है, आपको तो खुद काउंसलर हो। अरे नहीं, हम पुश नहीं, थोड़ा पुश जितना देना चाहिए, पढ़ ले, तेरे पेपर आ रहे हैं, ये बातें तो हम भी बोलते हैं, वो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसके पीछे नहीं पड़ते हैं, फिर उसको कोसिक्वेंस झेलने की ताकत देते हैं। तो नहीं पढ़ा, नंबर नहीं है, झेलो, 4 बातें सुनो, देखो तुम्हारा मन क्या बोल रहा है, तो वहाँ से डेवलपमेंट आता है। मेरे खुद के ही घर में एक मेरा भतीजा है जो मुझे ध्यान है 8th तक वो नहीं पढ़ता था, 9th में उसके मार्क्स कम आए, 10th में वो ऐसा पढ़ा कि उसने अच्छा स्कोर किया अभी, लेकिन स्कोर से मेरा लेना देना नहीं, लेकिन इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसने खुद से लर्न किया कि अगर नहीं किया तो क्या झेलना पड़ेगा। तो उसने अपने आप स्टडी करना शुरू किया, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी। सर सेल्फ स्टडी को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अगर सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है तो क्या व्यक्ति कल को एंटरप्रेन्योर बन सकता है जिसको खुद को काम करने की आदत नहीं है? अगर सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है तो क्या व्यक्ति कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखेगा? कोई भी समस्या आई खुद से इनिशिएटिव ले ले, क्योंकि उसको आदत क्या है? हेल्प सीख करने की, कभी टीचर की तरफ, कभी माँ बाप की तरफ। तो फिर सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ हुआ? लोगों को लगता है मैं खाली ट्यूशन दे रहा हूँ, नहीं, उसकी आप हैबिट को ब्रेक कर रहे हो। कौन सी हैबिट को? जो आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे एक अच्छी एक्टिविटी है जो हर बच्चे को करनी चाहिए और हर माँ बाप को सिखानी चाहिए, इसको बोलते हैं स्वाध्याय, स्वाध्ययन। अब इसका तरीका क्या है? जब आप बच्चे के साथ सोने जा रहे हो, बच्चा चाहे आपका 6 साल का है, चाहे 12 का है, चाहे 14 का है, चाहे 18 का है, चाहे आप 40 के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, जब आप बेड पे लेट गए हो, ये डेली का प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि अब सवाल ये आएगा कि कैसे डालें कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, हम क्या करें? मेरा बच्चा बदतमीज है, हम क्या करें? उसका फोकस ही नहीं बनता, उसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, कुछ भी ऐसी चैलेंज है, या वो झूठ बोलता है, वो चोरी कर लेता है, कोई भी ऐसा चैलेंज है, वो इस एक्टिविटी के बाद खत्म हो जाएगा। एंड बिलीव मी, 7 दिन में खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा दिन भी नहीं लगते। और अगर लाइफ लॉन्ग ले आओ तो कभी भी बच्चे के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स नहीं आते, ठीक है? कभी भी उसके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आते, कभी भी ये डर नहीं रहता कि कभी कहीं लड़की तो नहीं छेड़ देगा, किसी से बदतमीजी तो नहीं कर लेगा, किसी का हक का पैसा तो नहीं मार लेगा, जब आगे जाके चैलेंज आते हैं, या एक अपने पार्टनर के साथ बदतमीजी तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको सही ट्रैक पर सही एज में डाल दिया। तो स्व अध्ययन क्या बोलता है? जब आप मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गए हो, उस टाइम पर जब लाइट ऑफ हो चुकी है, चादर डल चुकी है, एसी चल रहा है और आंखें बंद हैं, और सिर्फ आपने अब विजुलाइज करना है, मैं सुबह 6 बजे उठा, कितनी बार मम्मी ने उठाया? 10 बार आवाज़ें मारी थी, तो 4 बातें सुनने को मिली। अच्छा, तो मुझे टाइम पे उठना चाहिए था ताकि मैं टाइम पे उठूँ। अच्छा, फिर मैं उठा, फिर अपना नहाने गया, मैंने ब्रश बहुत फास्ट किया, मुझे थोड़ा स्लो करना था,
ये मेरी एक गलती है, इसको मैं कल से इम्प्रूव कर लूँगा। फिर आप विजुलाइज कर रहे हो सब ये पूरा प्रोसेस 2.5-3 मिनट का है सिर्फ। फिर आप आगे गए कि मम्मा ने मुझे दूध दिया पीने के लिए, मैंने बहुत फास्ट तरीके से पिया, इतना मेरी वैन आ रही थी, वैन को भी मैंने बड़ी मुश्किल से रोका, और इधर मेरे को गार्ड भैया ने गुड मॉर्निंग बोला, मैंने जवाब नहीं दिया यार, और पापा मम्मी की मैंने फुट विश भी नहीं की, और आंखें बंद करके सारा प्रोसेस हो रहा है। आपको खुद पता लग रहा है कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। मैं दादू के पैर छू के आया लेकिन मम्मी के नहीं छू के आया। फिर आप स्कूल में गए, स्कूल में मैंने टीचर को विश किया, टीचर ने मुझे रिप्लाई किया क्या, मेरे दोस्तों ने मुझे स्माइल से देखा क्या, मैंने स्माइल से देखा क्या, किसी ने मुझसे पेंसिल मांगी थी, मैंने पेंसिल दी क्या। वापस जब आप घर आए तो घर कैसे आए, आप थके हुए आए, आपने जूता इधर फेंका, क्या किया आपने, आप खुद देख रहे हो, कोई किसी को बताना नहीं है, ना मम्मी आपसे पूछ रही है ना पापा आपसे पूछ रहे हैं, बस रोज का प्रोसेस है ये, सेल्फ प्रोसेस है। अच्छे को अच्छा और जो कम अच्छा है, जो आपको लगता है वो आपका ब्रेन नहीं बताया, और अपने आप पता लगेगा आपको। और जैसे जैसे आप रात तक आ गए, मैंने डिनर कैसे किया, डिनर देखते हुए मैं कौन सी मूवी देख रहा था, क्या कार्टून देख रहा था, और फिर मैं रात को सो गया। आपको कुछ नहीं करना, कोई अफर्मेशन नहीं करनी। अगले दिन उठोगे तो आपको पता लगेगा आप जाते जाते आप मम्मी के पैर छू के गए, बिना किसी के गए। निकल रहे थे तो गार्ड भैया को जैसे उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला, मैंने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया अपने आप। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डेवलपमेंट एफर्टलेसली। स्व अध्ययन ये हर माँ बाप को कराना चाहिए। आपकी लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, इससे सॉल्व हो जाती है, और यही आपका काम है, एज अ पेरेंट भी, एज अ इंडिविजुअल भी। ये तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत आसान। सर लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हमने खुद ने कॉम्प्लिकेट बना रखी है। तो लाइफ बहुत सिंपल है। विजुअलाइजेशन प्रोसेस से क्या एकेडमिक्स में भी अच्छा किया जा सकता है? सर आपका, मेरा, सबका ब्रेन सोचता ही फोटोज में है, या राइमिंग में या फोटोज में। अगर राइमिंग नहीं होती तो हमारे शास्त्र से क्यों लिखे हुए हैं? हमारी जितनी भी आरतियां हैं, हमारे जितने भी श्लोक हैं, हनुमान चालीसा है, वो राइमिंग में क्यों है? तो कितनी एफर्ट लगाई होगी जिसने लिखा है, तो कुछ तो सोचा होगा। एक्चुअली हमारा ब्रेन राइमिंग को याद रखता है, जिसको नेमोनिक्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो आज की टाइम पे उसकी ट्रेनिंग होती है, तो वो कर लो, सीख लो, बहुत आसान है। दूसरा तरीका क्या है, आप अपना विजुअलाइजेशन की पावर को बढ़ा लो, क्योंकि आपको चीज़ें सिर्फ विजुअलाइज ही रहने वाली हैं, आपको शब्द याद नहीं रहेंगे। मैं कार बोलूँगा तो कार की पिक्चर दिखती है, मैं नींबू बोलूँगा तो नींबू की पिक्चर दिखती है। आपको नाम याद नहीं रहता, आपको चेहरे याद रहते हैं। तो विजुअलाइजेशन, जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हुए हैं, विराट कोहली से लेके माइकल फिलिप्स से लेके माइकल जॉर्डन से लेके इवन माइकल टाइसन, जो शायद अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो जो मुक्केबाज थे, आप किसी की भी आप बायोग्राफी पढ़ लीजिए, वो पहले विजुअलाइज करके जाते थे मैच को। अच्छा, हर व्यक्ति पहले विजुअलाइज करता है। तो अगर आप पूरे दिन अपने आप को विजुअलाइज कर लो तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो गया। और अगर आप अपने सब्जेक्ट को विजुअलाइज कर लो, जो मैंने अभी कंचन मैम से पढ़ा, तो मैंने अगर सिर्फ विजुअलाइज कर लिया कि क्या मैम ने पढ़ाया, 1 घंटा मैम ने पढ़ाया, मेरे को 3 मिनट लगे विजुअलाइज करने में, तो मेरा रिटेंशन पावर बढ़ गया। इतना आसान है। लेकिन अगले 3 मिनट के लिए अगर आपने मोबाइल उठा लिया, अच्छा अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ सर। जहाँ तक मुझे याद है, ये रिसर्च शायद हार्वर्ड की है या सैनफोर्ड की है, मैं नाम यूनिवर्सिटी का भूल रहा हूँ, शायद इन दोनों में से किसी की है। इसे स्लो डाउन बोलते हैं। आपको क्या बोला जाता है हर वक्त कि आप रिपीट करो, अगर को पढ़ानी है तो रिपीट करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, याद हो जाएगी। लेकिन है नहीं ऐसा, इट्स अ मिथ। अगर आपको याद करना है, साइंटिफिकली याद करना है, तो रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने कुछ पढ़ा, उसके अगले 1.5 से 2 मिनट तक आपको कुछ याद नहीं करना। विजुअलाइज कर लो करना है तो, नहीं तो शांत बैठ जाओ, कुछ भी करो, लेकिन किसी भी डिजिटल, किसी भी क्या कहते हैं, अपने इक्विपमेंट के पास मत आओ। आपके ब्रेन को स्लो डाउन होने दो। तो ब्रेन का काम क्या, मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन का भी एक भाई होता है मिरर न्यूरॉन। अच्छा। वो एक्टिव हो जाते हैं। उसका काम क्या है, जो आपने पिछले 60-70 मिनट में किया उसको प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना। आपने कभी देखा है सर, जब भी हम घर शिफ्ट करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होती है? वो एक मजदूर आता है, सामान उठाता है और ऊपर रखता है, ऐसे लगातार जब करता है, वो 5 मिनट का ब्रेक लेता है पानी पीने के लिए, फिर शरीर में ताकत आ जाती है, फिर वापस लग जाता है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता है, फिर ताकत लगती है।
कैसे? क्योंकि उसने 5 से 7 मिनट अपने बॉडी को रेस्ट दिया। तो ये नियम तो ब्रेन पे भी लागू है। बिल्कुल। तो ब्रेन को अगर आपने 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया, कुछ नहीं किया, आपके इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद, जैसे ये पॉडकास्ट जब खत्म होगा, अगर मान लेते हैं कि आप और मैं बात नहीं करते, मैं चला जाता हूँ, अब 3-4 मिनट के लिए आप किसी से बात नहीं करते, आपका ब्रेन अपने आप प्रोसेस कर देगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। ये तो वैसे ही है कि जब आप एक वर्ड पावर में कुछ लिखते रहिए सेव करिए, तो कई बार सिस्टम लेता है 10 सेकंड 12 सेकंड। बस वो 10, 15, 20 सेकंड जो होते हैं ना, इनफैक्ट ये प्रैक्टिस पता है कहाँ कराई जा रही है? अननोइंगली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। आप किसी भी भजन संध्या में चले जाओ, आर्ट ऑफ लिविंग चले जाओ, जहाँ पे एक भजन के बाद दूसरे भजन में हमेशा 10 से 15 मिनट 10 से 15 सेकंड का गैप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोसेस करने देता है। और यही प्रॉब्लम रील्स के साथ है। रील्स में प्रोसेस नहीं करने देता वो। आपकी रील का कभी एंड नहीं आता, एक के बाद दूसरा स्क्रॉल, लगातार स्क्रॉल चलता रहता है, इसलिए आप लूप में फंसते हो और इसीलिए रील देखना खराब है। टॉक्सिसिटी है वो। तो आपके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आई, प्रोसेसर काम नहीं किया, इंफॉर्मेशन इतनी चलेगी तो ओवरलोडेड हो गया, बर्डन हो गया, स्ट्रेस आ गया, ब्रेन रॉट हो गया, ब्रेन फॉग हो गया। ये सारे इश्यूज क्यों हैं? क्योंकि मैंने 15 सेकंड का गैप नहीं दिया। अगर आपको रील भी देखनी है ना, तो 5-5 मिनट के गैप में देख लो। मतलब 5 मिनट देखा, 15-20 सेकंड 25 सेकंड का गैप दे लो, फिर देख लो। आपकी रील की एडिक्शन खत्म हो जाएगी। कोई भी वर्कशॉप लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। बहुत इजीली हो सकता है सारे काम। स्टूडेंट्स सोशल मीडिया से दूर कैसे रहे? रहना ही नहीं है। क्यों रहना है? सोशल मीडिया हमारी लाइफ का पार्ट है। यूज इट वाइजली, दैट्स इट। अगर हम ये मैं दिमाग में डाल लूंगा कि इससे दूर रहना है, वो पॉसिबल नहीं है। और फिर क्या होगा? रोज फाइट होगा अपने आप के साथ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। फिर फ्रिक्शन होगा तो मेरे लिए एक टास्क बन जाएगा। और जब टास्क बन जाएगा और जब वो टास्क बहुत टफ हो जाता है तो हम उससे दूर भागते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, आपने कभी किसी मोटे व्यक्ति को देखा है? बहुत बार ही। वो जब भी किसी पतले व्यक्ति से मिलता है ना, पहले अरे यार मुझे बताना है, मुझे ऐसा क्या करते हो आप? क्या तुझे नहीं पता क्या क्या डाइट लेनी है? तुझे नहीं पता क्या एक्सरसाइज करनी है? सिर्फ इसलिए कि तुम ना टोको तो मुझे पहले ही मैं पूछ लेता हूँ। तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया टॉक्सिक है, लेकिन उसका एक पार्ट भी है। इसी सोशल मीडिया से आज 15-15 साल के बच्चे, 18-18 साल के बच्चे पैसा कमा रहे हैं वाइजली। तो उसको यूज करना है। तो दिमाग में अगर मैंने डाला कि सोशल मीडिया दूर रहना है, तो फिर कैसा हो गया? मैं रोज यार आप कैसे करते हो यार? इतना ही करना भाई। स्किल डेवलप करनी है, वीडियो एडिटिंग सीख ले, बिल्कुल, कैनवा सीख ले, बात करना सीख ले, कैमरे के सामने आना सीख ले, किसी को पढ़ाना सीख ले। ये तो तुझे भी पता है। मैं लेकिन आपको दिमाग बताऊं, में क्या है कि दूर रहना, उससे दूर नहीं रहना। नहीं बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया से दूर रहने का हमने क्या सोच रखा है, एडी को हमने ये बोल रखा है कि दिन में 3 रील देख सकते हो। अच्छा 3 रील, क्या बात। कभी भी देख लो, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो वो उसका नियम है, देखेगी वो ऐसे करेगी, वो अब वो चूज करती कौन सा देखना है। ये देखो, उसको आपने 2 फायदे कर दिए सर। आई डोंट नो कि आपने ये कैसे, किस थॉट प्रोसेस से किया, लेकिन उसको आपने एक डिसीजन मेकिंग पावर दे दी कि तुम चूज करो। अननोइंगली आपने इसको सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ डाल दिया, सेल्फ डिसीजन मेकर बना दिया उसको। तुम चूज करो। डिसिप्लिन भी आ गया और चूज करने की पावर, और एक्सेसिव भी नहीं होता। और यहाँ तो 15 साल के बच्चे को ड्रेस चूज करने की ताकत नहीं मिलती कि हाँ बता क्या कपड़े पहने। माँ चूज करके बताती है, फादर चूज करके बताते हैं। अच्छा, इसमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके सामने मुझे भी 3 ही देखना है। अगर मैंने चौथा देख लिया तो शी विल आल्सो से आपने एक ज़्यादा देखा। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन एज अ पेरेंट हमें भी रखनी पड़ती है। हम तो कई बार पूछते हैं ना सर, पेरेंटिंग कैसे करें, कोई वर्कशॉप है क्या? मैं कहा मेरे पास तो एक ही लाइन की वर्कशॉप है। क्या मतलब? मैं कहा आप बस इतना लिख लो, बच्चे देख रहे हैं और देख कर सीख रहे हैं। अगर ये लिखा हुआ है और आपके सामने है तो यकीन मानिए, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट नहीं पियेंगे। अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है तो मोबाइल एडिक्शन का नहीं होगा। अगर आपको पॉर्न का एडिक्शन है तो पॉर्न का एडिक्शन नहीं होगा। आपको चाय पीने का एडिक्शन तो चाय का एडिक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है बच्चे देख रहे हैं, देख कर सीख रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब फर्स्ट ईयर में था अपने ग्रेजुएशन में, बीकॉम कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था और वो दोस्त
सबसे बिगड़ा हुआ, पूरे क्लास में सबसे बिगड़ा हुआ। और हम ट्यूशन करते थे, कोचिंग जाते थे, वहाँ पे वो लड़का किसी लड़की के साथ अट्रैक्ट था, और उस लड़की ने उसको ऐसे तमाचे मारे बातों के कि भाई तू अपना शकल देखा है कभी, तूने अपने मार्क्स देखे कभी और उसे ऐसा तमाचा लगा वो बंदा, मतलब यहाँ से ऐसे हो गया एकदम। वो बंदा बीकॉम करता है, एमकॉम करता है, एमबीए करता है, सीए करता है, सीएस करता है, सीएमए करता है, मतलब सिर्फ 4 साल के अंतराल में उसने सब कुछ कंप्लीट किया। और जबकि वो पढ़ने लिखने में एकदम नीचे, दुकान पे जाता था। मैंने खुद उसके साथ बिजनेस किया है, बिजनेस माइंड का था बंदा। हुआ क्या था, पहले वो बिल्कुल फोकस्ड नहीं था, अभी उसके दिमाग पे ऐसी चोट लगी कि बिल्कुल फोकस्ड हो गया। दिमाग पे नहीं लगी सर, दिल पे लगी दिल पे लगी। सो ये जो इतना चेंजेस आया, ये चेंजेस मैंने तो महसूस किया, मैंने तो देखा है कि वो लड़का कैसा था मेरा दोस्त। आज मैं हर जगह एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल ए से जी पे पहुँच गया कि कैसे पहुँचना है, कैसे फोकस करना है। सो ऐसे हम अपने बच्चों के अंदर कैसे चेंजेस लाएं? सर सारा गेम इमोशंस का है, यहाँ पे भी वही हुआ था। सारा गेम सर, वैसे मेरा एग्जांपल नहीं है, मेरे बड़े भाई अमर जी का उनका एग्जांपल उधार ले रखा है मैंने, तो मैं आपको बता देता हूँ। सर मान लो कर्फ्यू लग जाए और आपको चाय पीने की आदत है और थड़ी पे पीने की आदत है, और कर्फ्यू में शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया हुआ है, तो आप चाय पीने जाएंगे? ना, नहीं जाएंगे। लेकिन आपको तो रोज पीने की आदत है। नहीं, हमें पता है पिएंगे तो मरेंगे। चलो अब मान लेते हैं, अब आपका ऐसा इंटरव्यू है जिससे आपके जीवन की दिशा चेंज हो जाएगी, आपका स्केल चेंज हो जाएगा, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो जॉब, तो आप क्या इंटरव्यू देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सर शूट एंड साइड का ऑर्डर है, तब भी जाएंगे, जान से बढ़ के तब भी जाएंगे। चाय पीने तो नहीं गए थे क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। आप कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको शूट एंड साइड होगा शायद हो सकता है आप 2-4 बार कोशिश करके घर बैठ जाएंगे। अब मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पिताजी हमारे एडमिट हैं और उनको ब्लड की ज़रूरत है और वो एक लास्ट स्टेज में अगर नहीं पहुंचे, तो अब मुझे बताओ सर, अब जाओगे नहीं जाओगे? 200% जाएंगे। अब आप पैर पकड़ लोगे, गोली खाने को तैयार हो जाओगे, जो मर्जी से जाओगे। सारा गेम इमोशंस का। तो आपके लिए अगर आपका करियर, और इनफैक्ट पेरेंट के नजरिए से आपने सवाल पूछा, अगर आपके लिए आपके बच्चे उस पिता की तरह हैं जो लास्ट स्टेज पे अगर आपने सही टाइम पे खून नहीं दिया तो उनकी जान खतरे में है, तो आप हर वो काम करोगे जो उसके लिए जरूरी है। ये सबके लिए बहुत अलग अलग होगा, तो आप वो हर ताकत लगाओगे, विजन लगाओगे, बातें ऐसी करोगे। तो ये बहुत सब्जेक्टिव ना करके बहुत ही जनरलाइज कर देते हैं कि अगर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट आपका बच्चा, या खाली एक मिडिल क्लास डायलॉग है जो करता हूँ बच्चों के लिए करता हूँ, ये मुझे बहुत हाइपोथेटिकल डायलॉग लगता है, बहुत ही फेक डायलॉग है ये, ऐसा है नहीं है। तो अगर ये कर लिया ना, तो यकीन मानिए सर, उसको और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर मैं इमोशनली अपने बच्चों से कनेक्टेड हूँ उनके डेवलपमेंट के लिए, ऐसा भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि जब वो 18 साल का हो जाए और वो बाहर पढ़ना चाहता है तो मैं रोक दूं, क्योंकि यार मेरा तो एक ही बेटा है यार, बाहर मत जा। क्यों? आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों सिखाने हैं, तो आपके लिए हर चीज़ जरूरी है। तो आपका विजन आपके बच्चे के लिए कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल बताता हूँ सर, कई बार पेरेंट बोल देते हैं कि सर मैं तो समय नहीं निकाल पाता, जो कर रहा हूँ डबल शिफ्ट करता हूँ, इनके लिए करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतने मेहनत इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने सही टाइम पे मेहनत नहीं करी। कड़वा है लेकिन सच है, आप सही टाइम पे मेहनत करो, अब उसके डेवलपमेंट पे काम करो, उसको 15 मिनट तो दो, आधा घंटा तो दो, बैठो तो सही उसके साथ। अगर वो भी नहीं दे पा रहे हो तो आप देखो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर कपूत है तो क्या कर लोगे पैसा इकट्ठा करके, और अगर सपूत है तो भी क्यों। तो अगर आप उसको टाइम दे देते हो, मैं अभी पता नहीं किन शायद मैं भूल रहा हूँ कोच का नाम, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली मेरे को कि हम माँ बाप अपने बच्चों को उनकी बचपन की मेमोरीज नहीं देते। अगर वो हम दे दें भी, आपको
आज मैं पूछूं कि आपके सबसे गोल्डन डेज क्या थे, तो हर किसी के बचपन के दिन होते हैं। वो गोल्डन डेज तब होते हैं जब पेरेंट्स ने समय दिया हो, ऐसी मेमोरीज क्रिएट की हो। वो ही नहीं अगर आपने की तो आपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। फिर अच्छा स्कूल कॉलेज देना वो आपकी जिम्मेदारी हो, तो दोगे ही आप, अपने स्टेटस के चक्कर में दे दोगे। आपका काम है मेमोरीज देना। आप मेमोरीज बिल्ड करो ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो ट्रैवल करे बैक टू पास्ट, तो उसके पास मेमोरीज हो। यार मेरी मम्मा मेरे लिए ऐसे करती थी, यार मेरे पापा मेरे को यहाँ लेके जाते थे, हम ऐसे बैठा करते थे, हम ये करते थे, हम चाचा के घर जाते थे, हम नानी के घर जाते थे, ये सारी मेमोरीज तो हैं। अब बच्चे के पास है ही नहीं तो क्या करोगे। तो आपका काम एज अ पेरेंट उनकी मेमोरीज डेवलप करना है। अच्छी मेमोरीज दे दो, आपका काम खत्म हो गया। सर मुझे लग रहा है आप रुलाओगे। क्योंकि मैं अक्सर बोला करता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है। मेरी माँ ने मुझे चवन्नी पैसे दिए हैं ट्यूशन के लिए, चवन्नी पैसे दिए हैं स्कूल के लिए। बड़ा ही सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ा है और बहुत ही छोटे ट्यूशन से मैंने पढ़ाई की है। बुक्स भैया के मिल जाते थे या सेकेंड हैंड मिल जाते थे, तो कभी मतलब ऐसा नहीं रहा कि बहुत पैसे की वो रहा है, तो हमेशा पैसे की बड़ी तंगी रही है। सो मम्मा ने टाइम दिया है, मनी भी दिया है। मनी उनके पास नहीं होता था तो पापा के पॉकेट से निकाल के दिया है, कहीं ना कहीं से अरेंज करके दिया है। हर वक्त मेरे जहन में आज भी यही रहता है कि मम्मा ने मेरे लिए हमेशा खड़ी रही। ये हर बच्चा सोचेगा। अक्सर कंचन बोलती मेरे से कि रूप मुझे एडी को और टाइम देना है। कई बार मैं बल्कि बोलता हूँ यार हम दे तो रहे हैं, लेकिन मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ यार वही तो सच्चा धन है जो अभी हम उसको दे सकते हैं। सर ये जरूरी भी है और हमारे पास कुछ है भी नहीं एक्चुअली देने के लिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, फिर हमें भी अपने वर्क लाइफ बैलेंस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने पैसे नहीं कमाया तो हम उसको और एक लाइफ जो होता है भौतिक लाइफ वो कैसे देंगे? सर एक बात बताओ मुझे, ये ना मुझे लगता है कि ना बॉलीवुड ने या जो सो कॉल्ड राइटर्स रहे हैं ना, वो कॉन्शियसली आपके ब्रेन में ये बात डाल दी गई है, प्यार या पैसा, भाई दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो दिक्कत है, पेट में दर्द हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा वो तो। पैसा या परिवार दोनों में इकट्ठे में क्या प्रॉब्लम है? दोनों साथ क्यों नहीं चल सकते? चल सकते हैं। हमारे दिमाग में ना डाल दिया गया है पैसा कमाना है तो परिवार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ सर। आप धीरूभाई अंबानी ने परिवार छोड़ दिया था क्या? मुकेश अंबानी ने परिवार छोड़ दिया, अडानी ने परिवार छोड़ दिया। अब कहेंगे ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आसपास के लोगों को देख लो जिन्होंने पैसा कमाया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, एक नहीं, आपके और मेरे एक कॉमन मित्र हैं, क्या उन्होंने परिवार छोड़ दिया? भाई वो जब उसको टाइम देना होता है ना, उनकी 4 साल की बेटी है, वो सारे काम छोड़ देते हैं। शाम को जाकर उनके साथ खेलना है तो खेलना है उसने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 10 करोड़ की डील पड़ी है। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने पैसा कमा लिया या कमा रहा हूं, उसके अगेंस्ट में मैं कौन सा इमोशन छोड़ रहा हूं, इतना तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। और इतना स्ट्रांग अगर आपका बॉन्ड है, भाई जैसे मैं, आपको मालूम है यहाँ पे मैं एक फैमिली फंक्शन में आया हूँ, उसके बाद यहाँ आ रहा हूँ, तो मेरी फैमिली को ये पता है कि विकास ने 2 दिन दिए हैं और उसको लिए अगर ये इंपॉर्टेंट है टास्क, तो वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे ये पता है कि अगर मैंने 2 दिन भी नहीं दिए, उसके बाद में बोल रहा है मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है या मैं काम नहीं, तो मेरे टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है भाई, मेरी प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम है, मैं परिवार पे क्यों डाल रहा हूँ? दोनों साथ चल सकती हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, दोनों साथ चल सकते हैं। ये मतलब मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। ये जब पूछते हैं ना मम्मी अच्छे के पापा अच्छे, अरे तेरा दिमाग खराब है, क्या पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? हु द हेल यू आर जो आप ये सवाल पूछ रहे हो? दोनों को प्रॉब्लम है, मम्मी पापा दोनों प्यार करेंगे, दिक्कत है कोई? ये कौन सा सवाल है? लेकिन डाल दिए गए। बिल्कुल सही बात है। तो फिर अभी हम वापस से स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कुछ हमने पेरेंटिंग पे हमने बात बोल दिया। अब इसका रिवर्स करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को, जिन छात्राओं को, छात्र हो छात्राएं हो, जो बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, वो इस चीज़ को डील कैसे करें? जो स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि उनके पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं। देखो आप पेरेंट्स जबरदस्ती तो मांग नहीं सकते, और जबरदस्ती पेरेंट्स चेंज करने का इंडिया में ऑप्शन नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वही हैं। तो कुछ नहीं है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, विजनरी बनो, विजन पे काम करो। सीधी सीधी बात यही है। मैं बोलता हूँ कि आपको मिरर टॉक करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में 4 बातें ऐसी हो जाती हैं
जो आपको अच्छी नहीं लगती, हो सकता है टीचर ने कुछ कह दिया हो, आपके दोस्त ने कुछ कह दिया हो, घर पे आए हो, आपको हो सकता है ऐसे अवेयर पेरेंट ना मिले हो, दैट इज बियॉन्ड आपके कंट्रोलेबल सिचुएशन में नहीं है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपकी हो सकता है मम्मा इतनी अवेयर नहीं हो, आपके पापा इतने अवेयर नहीं हो, घर का माहौल अच्छा नहीं हो, ये तो है प्रॉब्लम। क्या कर सकते हो उस पर बात करते हैं। वो है, अगर आपके पास रोज टॉक्सिसिटी आ रही है किसी भी तरह से, आपका काम है रोज क्लीनिंग करना, ठीक है ना। मैं ये कई बार बोलता हूँ कि हमारा ब्रेन ना एक हाईवे की तरह है सर, एक ये मान लेते हैं एक एयरपोर्ट की तरह है, जिसपे हर 2 मिनट में ना कोई लैंड कर रहा है, एंजाइटी के रूप में, स्ट्रेस के रूप में, डिस्ट्रैक्शन के रूप में, नोटिफिकेशन के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में। और अगर हमें वहाँ से फ्लाई करना है अपने गोल्स की तरफ, तो रनवे क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो रनवे क्लीन करने का एक ही तरीका है, रोज़ अपने आप को बोलो, अपने आप से बात करो, और रोज़ कम से कम 2 से 3 मिनट बाथरूम में एक्स्ट्रा लगाओ, शीशे के सामने खड़े हो और बोलो यार आई एम द बेस्ट, आई एम काम एंड रिलैक्स। और ये फेक नहीं है, ये बोलना है। और अगर आपको लगता है फेक है तो तब तक बोलो जब तक ये रियल ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने क्लीनिंग नहीं करी, और ये हर बच्चे को, ये 7, 8 साल 9 साल के बच्चे को करना चाहिए, आई एम द बेस्ट, आई एम ए गुड लर्नर, आई एम द बेस्ट, आई एम द गुड लर्नर। लर्नर से उसका ग्राउंडेड रहने का रहेगा चांसेस, और बेस्ट से ये होगा कि मेरे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है मैं उससे डील करना जानता हूँ। मेरा अपना ही एक ही काम है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना, तन से, मन से और धन से। उसके लिए लगती है ये अफर्मेशन, ताकि मैं अपने आप को ग्राउंडेड रखूं, स्किल सीखूं, स्किल पे काम करूं, और पॉजिटिवली अपने आप को उस एनवायरनमेंट में कैसे ग्रो करना है जो मेरे लिए अभी टॉक्सिक है, तो मैं कर पाऊंगा। लेकिन अपने आप से बात करना जरूरी है। जब हो जाओ इतने बड़े डिसीजन मेकर हो जाओ, तब ले लो डिसीजन जो लेना है, कौन मना करता है। पर रहो, अलग रहो, जो भी जैसा भी एनवायरनमेंट है जो आपको फिजिबल रहता है। तो लेकिन मिरर टॉक करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लाइनें ही बोल दो, आई एम द लर्नर, आई एम द बेस्ट, बहुत है। जबरदस्त। स्टूडेंट्स के लाइफ में फ्रेंड्स का कितना महत्व है? फ्रेंड्स का सर, साइंस तो ये बोलती है कि आप आसपास के 5 लोगों के एवरेज हो। अच्छा, ये भी अगेन एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स को मैं समझता हूँ कि सर मान लो आपको एक 100 गज का प्लॉट लेना है, उसकी कीमत मान लेते हैं 10 लाख की है जी, और 10 लाख के प्लॉट की जो कीमत है, उसके जड़ में, बाजू में एक कब्रिस्तान खुल जाता है, शमशान भूमि खुल जाती है। अब क्या कीमत रहेगी उसकी? घट गई। साथ में शाहरुख खान ने बंगला ले लिया, बढ़ गई। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि उस प्लॉट की कोई कीमत नहीं है, उसके अगल बगल की चीज़ों की कीमत आपकी कीमत वो नहीं है कि आप क्या हो, आपकी कीमत वो है जो आपके साथ खड़े हैं। तो अगर दोस्त आपके जैसे हैं और आपकी तरह अच्छा सोचते हैं तो आप और अच्छा सोचेंगे, और अगर दोस्त ऐसे हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, गंदी बातें सोचते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं, तो फिर आप भी कुछ नहीं सोचते, आपकी भी इमेज वही रहने वाली है। तो दोस्ती आपके ब्रेन पर साइंटिफिकली बहुत असर डालती है और इमेज पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। मेरे सोशल में, मैं तो इसको बोलता हूँ, सोशल मीडिया वाले हो, मेरे अगर इंस्टाग्राम पर मैं कोई भी ऐसी नॉनसेंस कोई भी चीज़ अगर डाल दूँ, ऐसी गलत फोटो डाल दूँ जो नहीं होनी चाहिए, तो मेरी इमेज क्या बनेगी? तो मेरा अगर वो फ्रेंड है इंस्टाग्राम मेरा फ्रेंड, मेरे इंस्टाग्राम फीड पे अगर आपको गलत चीज़ दिखती तो यानी कि उससे मेरी इमेज बन रही है, जबकि मैं तो नहीं हूँ इंस्टाग्राम, वो तो अलग है। तो मेरी इमेज कौन बना रहा है? मेरे सराउंडिंग्स, मेरे दोस्त। मैं आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो उसकी वजह ये है, जो जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया वो आपके मित्र हैं और वो एक अपने आप में एक दर्जा रखते हैं, एक अपना एक स्टैंडर्ड रखते हैं। तो इसी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ आज। 1 साल पहले भी हमारी बात हुई थी, तब तो नहीं बुलाया था आपने। पॉइंट किसने, कौन आपके दोस्त, उससे आपकी इमेज बिल्ड होती है। तो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है और ऑब्वियसली योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। स्टूडेंट्स अपनी इच्छाओं पर काबू कैसे पाएं? इच्छाओं पे काबू कभी नहीं पाना चाहिए। इच्छाओं को क्लैरिटी से ये बताना चाहिए कि मेरी एक डिजायर है और मेरी एक नीड है, दोनों में फर्क है। डिजायर मेरी BMW लेने की है, लेकिन मेरी नीड हो सकता है एक 4 पहिए की अच्छी कार मिल जाए, उससे पूरी हो जाएगी। तो एस्पिरेशंस होनी चाहिए। इच्छाओं को मैं बोलता हूँ एस्पिरेशंस हैं। अगर वो हैं, वो रेफरेंस के साथ हैं। अगर रुपेश सर कर सकते हैं, ये कंचन मैम कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर वो ये काम कर सकते हैं, इतने सब्सक्राइबर तक जा सकते हैं, एडी कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो रेफरेंस, अगर इच्छाओं के पास रेफरेंस है तो इच्छाएं बहुत अच्छी हैं। इच्छाओं के पास अगर रेफरेंस नहीं है तो वो वर्स्ट हैं। वो
तो आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को रेफरेंस दे दो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एक दिमाग में मेरे कई बार बात आती है, एक ही बात कई बार मैंने देखा है, जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, कितनी बार वो भाला थ्रो में मेडल्स ले आते हैं। मैं सोचता हूँ हर बार मेडल कैसे आता है। तो इसका मतलब उनके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स है और प्रैक्टिस, ये चीज़ें यही अगर हर एक स्टूडेंट अपना लें तो क्या वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते? स्टूडेंट को सिर्फ इतना सा करना चाहिए, पूरे दिन में सिर्फ 2 चीजें कर ले वो। जो देखो हर काम को टाइम, इससे बहुत अच्छी थ्योरी सर, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, शायद आपने सुनी होगी। हाँ सभी सुना। तो वो स्टूडेंट पे भी लागू होती है। मैं तो अपने बेटे को भी कई बार बोलता हूँ, जो सबसे मुश्किल कौन सा लगता है कि मैथ्स लगता है, मैं क्या पहले खत्म कर दे इसको निपटा दे इसको, ये निपट गया ना उसके बाद सारे आसान है। तो अगर वो कर लेता है तो आपका टाइम सेव होता है। क्योंकि आप अगर मान लो पहले आपको लगता है इंग्लिश ईजी है, आपने इंग्लिश कर ली, आपको लगता है कि मेरे को सोशल साइंस अच्छी लगती है, वो इजी है, आपने वो पहले कर लिया, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, मैथ्स पढ़िए, तो आप उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे और ये भी लटकता जा रहा है। इसको आप कहाँ तक स्ट्रेच करोगे, जब तक ये सर पे ना पड़ जाए। रात को 11 बज जाएंगे तब आपको लगेगा यार खत्म कर इसको यार। ये अगर पहले कर लेते, पहले आप कर लो मैथ्स को, उसके बाद सारे काम ईजी हो जाएंगे, आपका कम समय में ज़्यादा काम होगा। और दूसरा है कोई एक स्किल पकड़ लो, कोई एक हॉबी पकड़ लो, हो सकता है म्यूजिक हो सकता है वीडियो एडिटिंग हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल हो। वो अगर आप उस पर काम कर लेते हो तो यकीन मानिए लाइफ इससे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती है। दोनों ही तरह से आपको बेनिफिट मिलता है, काम समय ज़्यादा मिलता है आपको और मज़ा बहुत आता है लाइफ में। स्किल पे काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन पे पहले काम करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। CBSE में या ICSE में एक ऐसा समय आता है जब बच्चे को स्ट्रीम चूज करना होता है, किस स्ट्रीम में जाना है, और पेरेंट्स कहते हैं बेटा प्रेशर नहीं है, मेरी इच्छाओं पे मत जा, अपनी सोच। लेकिन अल्टीमेटली वो पेरेंट्स की ही इच्छा होती है। अक्सर आपने देखा होगा, आप मेरे को मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है जब पेरेंट ये बोलते हैं ना कि मेरी इच्छा नहीं है या मैं नहीं बता रहा, तुम खुद गाइड कर लो, तुमने तो और गलत काम कर दिया। अच्छा सर एक बात बताओ, एक बच्चे की उम्र है 14 साल, उसने जिंदगी में क्या ऐसा देख लिया कि उसको सब पता कि कौन सी स्ट्रीम अच्छी है कौन सी बुरी है, कौन सा करियर अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन से करियर में क्या क्या हो सकता है। उसके पास तो एक बहुत ज्यादा लिमिटेड नॉलेज है और पेरेंट को खुद को नहीं पता। ऐसे में आपने उस व्यक्ति को दे दिया डिसीजन लेने के लिए जिसके पास डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो वहां पे सेनापति उसको बनाया जाता है जिसके पास सारी स्किल हो। तो सेनापति जब चूज करना है तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बिहेव करना पड़ेगा। तो आपने उसका करियर डिसाइड करना है तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये बच्चा हर वक्त मुझसे सवाल पूछता है, लॉजिकल पूछता है कि इलॉजिकल पूछता है। लॉजिकल पूछता है तो उसका लॉजिकल माइंड अच्छा है। अगर वो बहुत क्रिएटिव है, हर चीज में बहुत रैंडम थॉट लेके आता है, अतरंगे से सवाल पूछता है जिसका वो लॉजिक नहीं है, तो हो सकता है क्रिएटिव माइंड का हो। आपके घर में कोई कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वो एकदम लीड करने लग जाता है, पानी पिलाओ, ये करो वो करो, सब काम करने खुद लग जाता है, हो सकता है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो, उस पर फोकस करो। आप ऐसे बैठो ना, सब्जेक्ट क्यों देख रहे हो? क्योंकि सब्जेक्ट में ना सर, SC वर्मा सर का एक बहुत अच्छा मुझे बात लगती है, बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। भैया हमारा काम है आपको मार्क्स दिलाना, आपका सिलेक्शन करवाना जी, हमारे मेथड से आएगा। उस मेथड में रट्टाफिकेशन है, सीखना है तो कहीं और जाओ। तो आपने रट्टाफिकेशन के बेस पर मार्क्स लाने पर आपने सब्जेक्ट चूज किया तो वो ब्लंडर है। आपको सिर्फ ये देखना कि मेरे बच्चे का इनहेरेंट पोटेंशियल क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी लाइकिंग क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो सीखता कैसे है, वो आपका काम है। नहीं तो थर्ड पार्टी टूल की हेल्प लो ना, क्यों खुद दिमाग लगा रहे हो, क्यों उस बच्चे पे छोड़ रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली भारत में आपका एज अ पेरेंट भविष्य भी बच्चे के भविष्य पे टिका हुआ है। तो अगर आपने वो किया तो आपका भविष्य भी खतरे में है। रॉट लर्निंग से दूर रहें या नहीं? नहीं, रॉट भी इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, लाइक फिजिक्स, लाइक आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इन सब का काम है आपके लॉजिकल ब्रेन को डेवलप करना। इस पर रट्टा नहीं चल सकता। रट्टा मुझे ये करना पड़ेगा, इज MR पढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ पढ़ेंगे वो रॉट में जाएंगी। ऐसी कुछ अप्लाइड होती हैं, अप्लाइड में जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये क्या है, इनके कुछ फॉर्मूलाज को मुझे रटना ही पड़ेगा।
मैं फिजिक्स रट के कर सकता हूँ पास, लेकिन अगर मेरा ये ब्रेन ही डेवलप नहीं है तो मेरा फायदा क्या होगा उससे? तो अप्लाइड अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। तो दो, एक आपको रॉट भी चाहिए और लॉजिकल ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए वो भी चाहिए। अच्छा, कई बार हमारे लाइफ में इन्फीरियरिटी सिचुएशन होता है। हम देखते हैं कि एक अमीर लड़का बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता है, शान से जाता है, गाड़ी से जाता है, और बहुत धमाकेदार इंग्लिश बोल रहा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। हमें लगता है यार ये बच्चा यार क्या ज़बरदस्त लाइफ पाया, क्या मतलब उसका कितना अच्छा नसीब है। और वही दूसरा बच्चा शायद वो गरीब होता है और वो गरीबी में भी इतना अच्छा पढ़ता है कि वो बड़ा बन के थॉमस एडिसन जैसा बच्चा बनता है। सो ऐसी सिचुएशन में हर एक बच्चे को इक्वल कैसे महसूस कराए, हर एक बच्चे को अपने अंदर ही पावर कैसे महसूस कराए? सो सेल्फ डिस्कवरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए बस। आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ पता है, वीक पॉइंट पता है कि मेरे को इस वीक पॉइंट पे काम करना है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। मेरी स्ट्रेंथ मेरे सब्जेक्ट पे अच्छी होगी, मेरे माइंड ट्रेनिंग पे, ब्रेन पे मुझे बात, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब मेरी हो सकता है कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो, तो मेरे को वीक पॉइंट पता है कम्युनिकेशन को बेटर करना है, और स्ट्रेंथ मुझे पता है। तो अब मेरे साथ में कोई भी खड़ा हो तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा, फोमो नहीं क्रिएट होगा, इनसिक्योरिटीज नहीं होंगी, क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता है। अब मुझे पता ही नहीं है मैं किस में अच्छा हूं, तो प्रॉब्लम है, तो कंपैरिजन आएगा ही आएगा। तब अगेन मेंटोर्स लगते हैं, कोचेस लगते हैं, अच्छे दोस्त लगते हैं जो आपको गाइड कर सकें। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीक पॉइंट इतनी बारीकी से पता होनी चाहिए, इतनी बारीकी कि जैसे सचिन तेंदुलकर को ये पता है कि अगली बॉल कौन सी आने वाली है, उसको पता होता है, क्योंकि इतना डेटा उन्होंने पढ़ा है, इतना उन्होंने देखा है इस बॉलर को, तभी वो भगवान है। तो आपको अपने फील्ड का भगवान बनना है, भगवान को किसी से कंपैरिजन नहीं होता। स्टूडेंट्स कई बार ये कहते हैं कि यार हमारी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, झंडे है। वो सारे ही कहते हैं सर, बाद में हम क्या कहते हैं इस एज में आने के बाद, अरे यार वो लाइफ अच्छी मस्त थी। लाइफ थी वो। तो इस स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कैसे करें? स्किल पे काम करके। मैं आसपास अभी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, 21 साल की उम्र में उनका बैंक अकाउंट 15-20 लाख रुपए से फुल है। स्टूडेंट्स 21 साल की उम्र में, और एक नहीं, ऐसा मैं एक आधे का एग्जांपल नहीं दूंगा, बहुत सारे को जानता हूँ मैं। मतलब 13-14 के तो नाम मुझे, मैं बोलो तो मैं बोल दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे एक दो को हमने पॉडकास्ट भी किए हैं, 3-4 मैं डिजिटल मार्केटर्स को जानता हूँ। अब उनके पास क्या गोल है, भैया ट्रैवल करना है, अच्छा फैमिली चाहिए, फैमिली को लेके जाना है, अब्रॉड घुमा के लाना है पापा मम्मी को, उनको एक बार फ्लाइट में बिठाना है। तो आपका विजन चेंज हो गया ना। तो आपको अर्ली एज में ही, मैं तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से, हर स्टूडेंट से, अगर आपने IIT JEE जैसा कुछ सपना ले रखा, नीट जैसे, जहाँ पे बहुत एफर्ट लगते हैं, तो उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्लैरिटी है कि मुझे यही करना है। तो आप 15 साल के अगर हो गए हो, 16 साल के हो गए हो, अब आपको स्किल पे शुरू हो जाना चाहिए। चाहे आप कैफेटेरिया में काम करो, चाहे आप कोई ऑनलाइन स्किल सीखो, अब आपके पास एक टूल होना चाहिए जिससे आप पैसा कमाओ। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है रुपेश सर, हम अपने बच्चों को रिजेक्शन नहीं सिखा पा रहे। रिजेक्शन कैसे फेस करना है, और कुछ नहीं है। लोग बहुत गाली देते हैं MLM को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को। मैं कहता हूँ उससे बड़ा टूल नहीं है लर्निंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उससे बड़ा टूल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, इज इट सो? वो किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज से ज़्यादा बड़ा स्किल सिखाने वाला एक ट्रेनिंग स्कूल है। मुझे एक बात बताओ, आपने किसी MLM वाले को देखा चप्पल में, बाथरूम चप्पल में आ गया आपसे मिलने के लिए? कैसे आता है वो? सूटेड होता है एकदम। पैसे चाहे हो ना हो, उसकी शर्ट देखी कभी नॉन आयरन हो? आयरन होती है हमेशा। कभी देखा है उसने? उसके चेहरे पे क्या होगी? फेक ही सही, लेकिन स्माइल होगी। स्माइल बहुत प्यारी सी। आपने उसको गाली दे दी, अरे हट क्या बकवास काम कर रहा है, तो भी क्या वो गाली देके जाता है? पॉजिटिवली कौन सा स्कूल सिखा रहा है? कौन सा आपको अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिखा रहा है? कौन सी कोचिंग हो रही है इसके ऊपर? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 15 साल के बच्चे को मैं आपको नाम बताता हूँ, कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, फॉरएवर करके कंपनी के अंदर वो बहुत अच्छे लेवल पे काम। कृष्णा अरोड़ा एट द एज ऑफ 21 हैविंग अ रॉयल्स रॉयस। ओह माय गॉड। तरंग मतलब मेरे को लगता है रॉयल्स 21 साल की उम्र में सर, 21 साल की उम्र में रॉयल्स रॉयस रखता है। क्या बात है। अपने पैसों से कमाई हुई, बिना लोन के। कितने की आती है? करोड़ों में आती है। करोड़ों में आती है।
क्या प्राउड मोमेंट होगा उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, और कहाँ जाएगा वो, आप सोचो ना। क्यों? क्योंकि सही टाइम पर आपने अपने ब्रेन को ट्यून किया कि मुझे पैसा कमाना है एथिकली, स्किल डेवलप करना है, तो 15 साल से 16 साल की उम्र में आपको लग जाना चाहिए। कोई इसकी बात की एज नहीं है। क्या स्टूडेंट को ये सब भी ज्ञान देना ज़रूरी है स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में, फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड? इनफैक्ट ये कि क्या सही है करना, क्या सही नहीं है, गलत है। क्योंकि आज के टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में ही आदमी कहता है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द लाइफ जहाँ पे बच्चा बनना चाहे बन जाए, जहाँ पे बच्चा बिगड़ना चाहे तो बिगड़ जाए। एग्रीड। और मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ में ही सारी गंदी हरकतें सिखाई जाती हैं, स्टूडेंट सिखा देते हैं। सर ऑप्शन नहीं है ना। देखो सर, एनर्जी है, एनर्जी को आप नेगेटिवली यूज कर लो या पॉजिटिवली यूज कर लो, वो आपके हाथ में है। आप बहुत सही बात कर रहे हो कि स्कूल लाइफ में अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ मेडिटेशन खोल दें, डिपार्टमेंट ऑफ बिहेवियर खोल दें, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कर दें, स्कूल लाइफ में ही क्लब खुलते हैं तो ऐसे क्लब कर दें हम, तो उसके पास ऑप्शन नहीं बिगड़ने का, अब सुधरने का ऑप्शन नहीं है कोई। अगर मेरे पास डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शन बहुत सारे हैं तो काम तो दो। मेरे पापा मम्मी मुझे लगा नहीं रहे किसी कैफेटेरिया पे, मुझे कोई ऑनलाइन स्किल आती नहीं है, तो मैं मोबाइल ही तो देखूंगा, क्या करूं? ये कह देते हैं ना कई बार कि मम्मा साथ में मोबाइल देते, अरे मम्मा के पास और कोई काम नहीं तो देख रही, तो उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये तो अपने आप को फिर वहां पर लेबल कर दिया, वो देखती इसलिए मैं भी देखता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? आप काम पे लगाओ ना उसको, आपका लड़का है लड़की है, लगाओ 16 साल की उम्र में इसको काम पे, क्यों नहीं लगाते आप? साथ साथ पढ़ लेंगे। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं जो, अगर आप ऐसे कोई फील्ड में नहीं हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं जैसे पहले बोल रहा हूँ, IIT की तैयारी करनी है तो आपको लगना पड़ेगा, आपको JEE की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको लगना पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी फील्ड हैं तो लगो ना, बाकी चीज़ सीखो ना, कहाँ दिक्कत है? इतने बेहतरीन कोच बैठे हैं, इतना कुछ सिखा रहे हैं, आप सीखने वाले बनो। तो आपके पास अगर आपने स्कूल लाइफ में दे दिया और स्कूल नहीं दे दिया तो यकीन मानिए ये जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं, ये शब्द खत्म हो जाएंगे। सही बात है, बहुत सही आइडिया है। सो सर, ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के 3 जबरदस्त टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? हर बच्चे को, एक तो पहले हम स्वाध्याय की बात कर चुके हैं, स्वाध्ययन तो करना ही चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, 15 मिनट के लिए उसको हर दिन 15 मिनट के लिए उसको अपने ब्रेन पे काम करना चाहिए कॉन्शियसली। तो पहला काम ये हो सकता है, बच्चे बहुत चूजी हैं फूड को लेकर और वो बहुत ज़्यादा सोडियम इनटेक कर रहे हैं, तो कम से कम एक पहला काम, आप पूरे दिन में ऐसी जरूर चीज़ खाओ जो आपको पसंद नहीं है। अब उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मिल्क की बात कर रहा हूँ, उससे आपको हैबिट होती है कि वो काम भी करना, वो काम भी लेना जो मुझे पसंद नहीं है। और अगर हो सके तो उसमें बेरीज, आलमंड्स या जो आपके ब्रेन के जिसमें ओमेगा 3 होते हैं, वो अगर फूड ले लेते हो तो आपका ब्रेन बहुत शार्पन होता है। दूसरा है, आपको प्राणायाम हर बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एंजाइटीज बहुत क्रिएट हो रही है, कंपैरिजन बहुत क्रिएट हो रहा है, अननोइंगली हो रहा है, और मेरी आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसका। तो प्राणायाम करने से मुझे उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने की मदद मिलती है। प्राणायाम बहुत सारे हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, ये जरूर करना चाहिए। और थर्ड है, आपको एट एनी कॉस्ट किसी भी बच्चे को टिल 21 फिजिकल एक्टिविटी 45 मिनट की कंपलसरी होनी चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं, बोर्ड का एग्जाम है, कोई एक्सक्यूज नहीं। 40 बहुत सिंपल से है। आपकी मेमोरी कहाँ से आती है? एक केमिकल है ऑस्टियोकैलिसिन, उससे आती है, और बहुत सारे केमिकल हैं, उससे आपकी कॉग्निटिव पावर बढ़ती है, याद रखने की ताकत बढ़ती है। वो आती है रनिंग से, वो आती है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से, वो आती है गेम से। तो आपने वो करो ना, आपको रट के क्यों याद करना है, उल्टा ज़्यादा पावर लगेगी। 45 मिनट के लिए खेलने चले जाओ, ये 3 काम कर लो, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व है। एक डायलॉग है कि दिमाग बादाम खाने से नहीं आती ठोकरे खाने से आती है, क्या सच है? बादाम खाने से तो पता नहीं, अखरोट से तो दिमाग बढ़ता है एप्रिकॉट से तो बढ़ता है। तो ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जिन फूड का यूज़ करके स्टूडेंट लाइफ में ब्रेन को और शार्प किया जा सकता है? अभी हम कहाँ बैठे थे, जहाँ पे बात चल रही, ऐसे ही कटहल की कोई बात चल रही थी कि कटहल ना इस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, तो मेरा एक काउंटर था उसके ऊपर, मैं क्या, भगवान ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई जो अगर वो उस ऋतु में, उस वेदर में दी है, इस सीजन में दी है, वो खराब कर जाए।
संभव ही नहीं है। लोग बोलते हैं आम गर्म होता है, सही तरीके से खाओ तो गर्म नहीं होता। क्यों? अदर ऊपर वाला बेवकूफ नहीं है, वो गर्मी में क्यों दे रहा है? उसको पता है क्या दे रहा है वो। तो सीजनल जितनी भी चीजें हैं, मैं पर्टिकुलर एक चीज की बात नहीं करूंगा, जितनी भी चीजें हैं सीजनल, वो सबको इनटेक करनी चाहिए। सबको, मतलब बच्चा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सीजनल हर चीज जो इस टाइम पे फ्रूट आ रहा हो, सब्जी आ रही हो, वही आपकी बॉडी के लिए बना हुआ है। और इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं अभी। जब प्रेशर क्रिएट हो, जब हमें लगे कि यार मुझे प्रेशर हो रहा है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? प्रेशर बहुत तरह का होता है सर। अगर पॉटी वाला तो जाके पॉटी कर ले। जरूरी भी है। उसे रोकना नहीं चाहिए। मेरी वाइफ कंचन की दादी कहा करती थी कि अगर आपको पॉटी आए ना, तो 1 किलो घी आपका गिर रहा है, पूरा मटका घी गिर रहा है, उसको बचाओ मत, पहले जाके पॉटी करो। और यही एक्चुअली लाइफ पे भी रूल यही है। अगर आपको प्रेशर पड़ रहा है, किसी से आपको लगता है कि ये बात नहीं बोलूंगा, तो लूप में फंस चुके हो, बोल दो, प्यार से बोल दो। आपको लगता है कि मुझे कुछ कन्फेस करना है, आपको प्रेशर वहीं पड़ता है। कब पड़ता है सर? मुझे कुछ कन्फेस करना हो, या मैंने कोई टास्क अधूरा छोड़ दिया और मुझे उसकी जवाबदेही है, किसी की तरफ अकाउंटेबिलिटी है, तो वहाँ जवाब देना है, एक्सेप्ट इट। तो बहुत सिंपल है सर, रिलीज इट। अरे ये तो बड़ा अच्छा निकल गया सर कि प्रेशर को पॉटी की तरह समझो, जब भी आए उसे रोको मत, रिलीज करो। और लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, मतलब आप सोचो कि एक कहावत है सच कड़वा, ये तो कुछ कड़वा नहीं होता। तुम गधे हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, प्यार से बोलो, कोई कड़वा नहीं होता। सबसे अच्छा मुझे लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो, सबसे अच्छा। मैं फिर भी बोलूँगा सर, थोड़ा सा देखकर। इसलिए अगर आपके पास पेरेंट ऐसे हैं जो आपको समझते हैं और आपने 3-4 बार ट्राई करके देख लिया है, तो आप बोलो। और आपने 15 बार ट्राई किया और आपको हर बार ये लगा कि नहीं है, तो कोई दोस्त बना लो, कोई मेंटोर बना लो, कोई टीचर होगा, कोई कोच होगा, उनसे बोल दो। और कुछ नहीं तो भाई पेड़ को बोल दो। पौधों के भी अंदर एक अपनी एनर्जी होती है। अनुराग सर उन्होंने अपने कुछ पता नहीं कितने दोस्त पेड़ बना रखे हैं। हमारे एक मित्र हैं और बहुत से कोच भी हैं, वो उनकी दोस्ती पेड़ों से है। वो पेड़ों को बोल देते हैं, वो पेड़ों से बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं वो। आपको पता है पेड़ वाकई में बात करते हैं? हाँ सर, मैंने महसूस किया है सर। अच्छा। वो एक्चुअली जिस दिन मेरी धर्मपत्नी सुनती है, उनसे बात करता हूँ, उल्टा आगे से जवाब नहीं देते। सो इसके पे अलग से पॉडकास्ट हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये है सर कि चलो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड। स्टूडेंट्स को 3 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको रील जो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, उससे दूर रहना चाहिए। मैं दूर रहने का मतलब ये है कि आपने जो नियम बताया, मुझे नियम बहुत अच्छा लगा वो, कि दिन में 3 ही रील देख रहे हो, तो आप एक टाइम फिक्स कर लो। आप देखने आप नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि एक्चुअली उससे आपकी सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी जाएगी, और कर दी गई है, तो आप बड़े डिसीजन ले ही नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम वही करना चाहिए। दूसरा है एट एनी कॉस्ट गॉसिपिंग से बचना चाहिए। गॉसिपिंग में जब बात कर रहा हूँ, तो जब नेगेटिव टॉक करते हो, बैक बाइटिंग, बिचिंग, इसका असर लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन साइकोलॉजिकली जब हम देखते हैं और जब न्यूरॉन्स को जब टेस्ट किया जाता है, तो आप एंजाइटी क्रिएट करते हो अपने लिए, आगे के लिए आपने एक रोड मैप बना दिया। तो उससे आपको हर कीमत पे बचना चाहिए। उठ के चले जाओ अगर हो रही है तो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत आसान है एक्चुअली में। और तीसरा एक ही चीज़ है, जब आपको लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि बच्चे बहुत बार जब झूठ बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सामने से किसी तरह का कोसिक्वेंस, यानी कि डांट मार कुछ ऐसा होगा, तो उसको फेस करना जरूरी है। तो वो फेस करने का तरीका यही है कि फेस इट। और जब आप फेस करते हो और आपका कोसिक्वेंस पता होता है, तो आप इजीली कर लेते हो। और मेरा तो खैर एक रिक्वेस्ट भी है, स्कूल से भी है और पेरेंट्स से भी, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आपका काम है उनको रियल पिक्चर, रियल डर दिखाना। आपने एक गलत पिक्चर पोस्ट की स्नैपचैट पर, आपके पार्टनर ने, आपका 15 साल का एक दोस्त है, उसने बोला आप किसी एक मूड में थे और आपकी फ्रेंडशिप हो गई और अब वो लव में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा आपको लगता है, और आपने कुछ फोटोज एक्सचेंज की जो नहीं करनी चाहिए, उसका डर पता होना चाहिए। आपने किसी के साथ लड़ाई करी
हाथापाई हुई, आपको डर पता होना चाहिए। आप ड्रग में गए, सिर्फ आपको लगा एक पफ लूंगा, आपको डर पता होना चाहिए इसके बाद क्या होगा। हम डराते नहीं हैं, वो रियल डर आप अगर एक बार दिखा दो तो बच्चे कभी नहीं जाएंगे उस ट्रैक पर। और डर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है, एक गलत पिक्चर वायरल हो तो क्या होता है वो बच्चों को आइडिया ही नहीं है, एक बार पता होना चाहिए। तो वो डर हर स्कूल को, हर पेरेंट को तरीके से सिस्टमेटिक तरह, रोज टॉर्चर नहीं करना है, एक बार बैठ के जरूर बताना चाहिए कि देख बेटा ये एग्जाम्पल है, इसने ऐसा किया तो उसके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है, तुमने चोरी की तो क्या क्या हो सकता है, तुमने ड्रग लिया तो क्या क्या हो सकता है। वो एक बार, रोज का नहीं, रोज नहीं टोक सकते, सिस्टमेटिक एक क्लास होनी चाहिए और जरूर बताना चाहिए। और जिस दिन ये डर दे दिया बच्चों का, वो डर विजन में कन्वर्ट हो जाता है कि वो डर खत्म हो जाता है। डर खत्म मतलब उनको इन चीज़ों से दूर आना होता है और वो फिर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं। फिर वो स्टूडेंट लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ भी करें वो बहुत एक्सट्रीम लेवल जा सकता है, मतलब बहुत पावरफुल लाइफ होती है किसी भी एज में सर। अच्छा, इस्कॉन की शुरुआत 62 साल की उम्र में स्वामी जो गुरुदेव है, परम पूजनीय गुरुदेव प्रभुपाद जी ने की थी, 62 साल की उम्र में नौकरी करने के बाद। अच्छा, KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। आप जब जिस दिन शिद्दत से लग जाते हो उस दिन आप हिस्ट्री क्रिएट कर देते हो। बट स्टूडेंट लाइफ में कई बार क्या होता है कि बच्चा बकवासबाजी, सट्टेबाजी, सुट्टाबाजी, लड़कीबाजी, इन बाजी से कैसे बचे? सब अगेन ये मेरी रियल लाइफ का एक एग्जांपल है। मेरे एक मित्र हैं, उनके बेटे को हैबिट लग गई थी क्रिकेट पे सट्टा खेलने की। 16-17 साल का था। तो एक बार वो 20-22 हज़ार पे हार गया और वो घर छोड़ के भाग गया। ऑब्वियसली फेस नहीं करना चाहता तो भाग गया, पैसे थे नहीं। तो जब भागा तो आपको डर तो होता ही है ना कि आप गलत कर रहे हो। तो किसी एक जगह पे रुके, जैसे वो एक शहर से दूसरे शहर तक गए, इतने में तो पेरेंट्स को पता लग गया, ठीक है ना, तो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, आप ढूंढना शुरू कर देते हो। तो जब उनको हम वापस लेके आए, बात करी बच्चे से, उसने रियलाइज किया, बहुत गिल्ट में रहा वो कि गलत हो गया। अच्छी बात क्या थी, उसके पेरेंट ने सपोर्ट किया, एक बार भी हाथ नहीं उठाया, एक बार भी उसको बदतमीजी नहीं करी, उसका जो पैसा था वो चुकाया, पूरा पैसा दिया। और रिजल्ट में क्या मिला, जब बच्चे को पता लगा कि मैंने गलत क्या लगी, तब भी मेरा पेरेंट मेरे साथ खड़ा है, मेरे पापा के दोस्त में उनके साथ खड़े हैं और हर कोई मुझे सपोर्ट दे रहा है। आप सही कह रहे हो, एक बार बच्चा अपने पेरेंट को बताया, जरूर बता दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद कोई भी एडिक्शन आपको टच नहीं कर सकता। और आज रिजल्ट ये है कि वो इतने टॉप के कॉलेज से उसने अपना ग्रेजुएशन किया, टॉप के कॉलेज से उसने लॉ कंप्लीट किया। क्या सिंसियर बच्चा है वो, क्या डेडिकेशन है उसका अपने पेरेंट्स की तरफ, क्या डेडिकेशन अपने फ्यूचर की तरफ। एक ही रीज़न से उसने, उसके पेरेंट ने उसको सपोर्ट किया और उस पूरे फेस से उसने लर्निंग ली, गिल्ट को लर्निंग में कन्वर्ट किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हर बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से बात कर ले एक बार तो टॉक्सिसिटी या इस तरह के एडिक्शन नहीं आएंगे। पता होना चाहिए, एनर्जी को सही जगह लगा दो ना। मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली इस चीज़ में मानता हूँ। मेरी जो फ्रेंडशिप रही है, सर्कल बहुत ही डिफरेंट तरीके की रही है। मुझे आज भी याद है जब मैं बच्चा था तो उसमें लोग मेरे जो दूर के दोस्त होते थे, दोस्त के दोस्त ऐसे नेटवर्किंग वाले, दूर के रिश्तेदार, दूर के दोस्त। हाँ, अच्छा, दूर के दोस्त जो होते थे वो ये बोलते थे कि भाई ऊपर जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा, थोड़ी सी लड़कीबाजी कर ले। हाँ, सही बात है सर। और मैं इस चीज़ में अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं सेफ रहा। अदरवाइज मैंने बहुत टॉक्सिक देखी है, बहुत डिफरेंट तरीके की लाइफ देखी है, नशाबाजी मैंने देखी है, मतलब बहुत घटिया लाइफ हो जाती है स्टूडेंट्स की। मैंने देखे हैं क्योंकि वो दूर के दोस्त आज भी पान की दुकान चला रहे हैं, चाय की दुकान चला रहे हैं। सही कह रहे हो सर आप। अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था स्वामी अखंड स्वामी जी के साथ। वो शिकागो से पढ़े हुए हैं, शिकागो के रहने वाले हैं, मेडिकल में पढ़ाई करी है उन्होंने। तो उनके आसपास का एनवायरनमेंट तो हमारे यहाँ से भी अलग तरह का है, वहाँ तो हर चीज़ अलाउ है वाला सिस्टम है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा सर आप कैसे बचे? कहते बचने वाली कोई बात ही नहीं थी। क्या मैंने देसी घी खाया और डालडे के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा? क्या मेरे को पता है मेडिटेशन का क्या फ़ायदा है, वेज का क्या फ़ायदा है, मैं इन बाकी चक्करों में पढ़ूंगा ही नहीं। क्या इसलिए मेरे पास वो क्लैरिटी है कि मुझे जब बड़ा नशा है तो मैं छोटे नशे क्यों करूँ? मेरे को हमेशा एक ही चीज़ होता था कि यार ये काम मैं करूँगा तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा टूल था, बहुत बढ़िया टूल है, बहुत सही कह रहे हो आप। मैं अपने माँ बाप को सोचता था, स्पेशली अपनी मम्मा को मैं सामने रख देता था कि अगर मेरी मम्मा होंगी तो क्या वो बोलेंगी ये सही कर रहा हूँ मैं। अगर वो हाँ बोल देंगे तो दैट मीन्स कि सही है।
बहुत बढ़िया। अभी मैं एक ऐड देख रहा था, वो ऐड बहुत अच्छी लगी मुझे। एक माँ एक लड़की को लेकर प्रिंसिपल के कैबिन में जाती है और वो बताती है कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं जो इस लड़की को, इस बेटी को, मेरी बेटी नहीं बोलती, बेटी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया, तो आप 3 बच्चों को बुलाओ। तो प्रिंसिपल बुलाता है और प्रिंसिपल डांटता है उनको बहुत ज़्यादा, और प्रिंसिपल तो आपकी माँ को बुलाते हैं। जैसे ही बोलते हैं वो बच्चा माफ़ी मांगता है कि मेरी माँ को मत बुलाओ, मेरे पेरेंट को मत बुलाओ। इतने में वो लेडी खड़ी होती है, टर्न करती है, वो उस लड़के की माँ थी। मैंने भी देखा है। उस लड़के की माँ थी, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस लड़की को नहीं पता था कि ये इस लड़के की माँ है। वो पूछती है कि आप अपने बेटे की कंप्लेंट, प्रिंसिपल भी पूछता है, कहती है मेरी तो बेटी है, किसी की तो बेटी, तो मेरी भी तो बेटी हुई ना। अगर इतना एटीट्यूड भी हमने रख लिया ना और बच्चे को समझ में आ गया और माँ बाप को समझ में आ गया, तो अगर माँ बाप अपने बच्चे को गलत आदत में डिफेंड कर रहे हैं और बच्चा अपने माँ बाप को, जैसे आप अपनी माँ को रखते हैं अपने सामने, वैसे रखने लग जाए, तो आप सोचो ना कहाँ चला जाएगा समाज, हमारा बहुत अच्छी जगह जाएगा। ये सही पेरेंटिंग का ये एग्जाम्पल था ये वीडियो। सर कोई बुक ऐसा बताएंगे कि जो बच्चों की लाइफ चेंज कर दे? मुझे लगता है ट्यून योर ब्रेन एक बुक है डॉक्टर रायटा कावाशिमा की। हर पेरेंट को पढ़नी चाहिए, हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। बहुत सारे मिथ्स दूर हो जाएंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बुक है, छोटी सी बुक है, रिसर्च बेस्ड बुक है, इजी है, समझ में आ जाएगी जल्दी से। कोई एक ऐसी बुक जिसको पढ़ने से स्टूडेंट लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए? रिच डैड पुअर डैड बेस्ट है। बढ़िया। आपके साथ आज बात करके बहुत मज़ा आया सर, और मुझे लग रहा है कि आपके वर्कशॉप में मुझे और मेरी बेटी को आना चाहिए। एज अ पेरेंट मैं और कंचन दोनों लोग भी आ सकते हैं, जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और मेरी बेटी एज ए स्टूडेंट बहुत कुछ सीख सकती है। तो ये वर्कशॉप अगर अटेंड करना हो तो कैसे आए? सर आपसे परमिशन लेके आपके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। सो अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं सो कमेंट्स में लिखिए, ताकि विकास नागरू सर से हम आंसर दिलवा पाए आपको। आप देंगे सर? 100% कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश रहती है, टीम इसी पे काम करती है। हमारा डीएम में एक भी, अगर आप अभी भी इंस्टाग्राम खोलेंगे, एक भी अनआंसर्ड नहीं मिलेगा। किस नाम से इंस्टाग्राम? नागरू विकास के नाम से, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है अगर सवाल पूछा है तो जितनी हो सके हम उतना हेल्प कर सके, बता सके। मुझे पता है कि आप स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का भला करने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं, और इसीलिए शायद आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स के जवाब सर की तरफ से मिल जाए आपको। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।